भारत विश्व गुरु बनने की राह पे चल रहा है। कौन बताता है आपको? पहले मुझे ये बताओ कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पे चल रहा है, ये बताता कौन है? ऐसा लगता है जैसे विश्व गुरु का गूगल मैप लगा दिया है, इसमें दिखा रहा है 11 घंटे 9 मिनट बाद हम विश्व गुरु होंगे। ये जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, आप यकीन मानिए कि इसके पीछे की सच्चाई 90% फेक है। एक पति पत्नी एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, दोनों फोन चला रहे हैं, और जब सेल्फी खिंचाने की बात आएगी तो दोनों हंस के ऐसे खिंचा रहे हैं। ऐसे लगता है इनके बीच में बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। जगह जगह माइक लेके नए नए ब्लॉगर घूम जाते हैं कि बताओ आप क्या करेंगे भविष्य में। उनका अलग कॉन्फिडेंस है यार, जान ना पहचान मुंह में कैमरा। 80% कह रहा है बड़े होके क्या बनोगे? कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट वर्ड तो डिक्शनरी से हटा देना चाहिए। स्पेलिंग ठीक से पता नहीं है कंटेंट में सी बड़ा होता है कि एन छोटा। मैं कंटेंट करता हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ मैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को खुद फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ लगी हुई है भाई साहब। विराट कोहली के मुझसे ज्यादा ना निकल जाए, जिसको हम लोग आदर्श मानते हैं। अगर वही आदमी ये काम करेगा तो फिर बाकी की जनता क्या करेगी? आज छोटे छोटे बच्चे इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना के घूम रहे हैं। तो ये रैंक खरीदते हैं, तो ये रैंक खरीदने के पीछे का सिस्टम बताओ। बिकॉज एक्स इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि हमारे एक्स नहीं बोलते हैं, कुछ और ले लेते हैं, टी ले लेते हैं। एक्स से थोड़ा होता है। कभी कभी काम का, चीजों का, परिस्थितियों का स्ट्रेस आ जाता है, तो ऐसे टाइम पे आप खुद को कैसे संभालते हैं, कैसे हैंडल करते हैं? और कई बार तो मैं आपके केस में तो आप 4 स्ट्रेस उठाई और लाते हैं। सही कह रहे हैं, जिसको मुहावरे में कहते हैं पड़ी लकड़ी लेना। मैं बहुत करता हूँ ये, आपने बिल्कुल सही कहा है कि सोशल मीडिया बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, बच्चों को इनसे दूर रहना चाहिए। पर एक और चीज है जो डिस्ट्रैक्ट और करती है, वो है भाई साहब रिलेशनशिप, क्योंकि भैया उम्र ही ऐसी है। हर सक्सेस के पीछे एक महिला का हाथ होता है और हर अनसक्सेसफुल के पीछे भी एक महिला का ही हाथ होता है। कोई भी नई चीज आएगी तो स्कूल वाला कहेगा मैं तो नहीं पढ़ा रहा, इसकी कोचिंग कर लो। फिर कोचिंग के बाद बच्चे भेज देगा, कोचिंग वाला कमा लेगा। जो कहते हैं ना कोचिंग माफिया टाइप एंगल, इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बदलने नहीं दे रहे, अपग्रेड नहीं होने दे रहे। कि अगर तुमने एजुकेशन सिस्टम अपग्रेड कर दिया, सिलेबस अपग्रेड कर दिया, तो दुकानें हमारी नहीं चली। सरकारी एग्जाम या किसी भी एग्जाम की कोचिंग, IIT JEE, अगर 1 लाख आदमी तैयारी करना चाहता है तो 10 लाख तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग ने सपने भयंकर बेच दिए। भारत का युवा बेरोजगार क्यों है? भारत देश बात करता है विश्व गुरु बनने की, पर विश्व गुरु बनने के लिए भैया भारत के जो युवा है उसको रोजगार भी तो मिलना चाहिए। पर उसको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? आखिर कमी कहाँ है? क्या कारण इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है जो कि पढ़ाई करा के सिर्फ डिग्री देता है, लेकिन योग्यता नहीं देता कि आदमी कहीं जाके नौकरी कर सके? हमारा एजुकेशन सिस्टम में क्या खराबी है और इतने टाइम से है तो सुधर क्यों नहीं रही? चाइना बात करता है स्किल पे, वेस्ट बात करता है स्किल पे, हम डिग्री पे क्यों अटके हैं? अगर आपको भाई साहब कोई भी बढ़िया डिग्री करनी है, बढ़िया कॉलेज में जाना है, सरकारी नौकरी पानी है, तो प्राइवेट कोचिंग करनी जरूरी है। और कोचिंग का गेम ही अलग है। कोचिंग इंडस्ट्री कभी राजा बनने का सपना बेच रही है, कभी ठाठ के सपने बेच रही है, पढ़ा कम रही है। टॉपर बनाए नहीं जा रहे, टॉपर खरीदे जा रहे हैं। तो शिक्षा का ऐसा हाल हो क्यों गया भाई साहब? ये सारी बात समझने के लिए हमने बुला लिया इंडिया के वन ऑफ द फेमस शिक्षक मिस्टर अभिनय मैथ्स को। उनसे इन सारे टॉपिक पे हमने बहुत डिटेल में बात की है और उनके विचार जाने कि भैया एजुकेशन इंडस्ट्री में आप इतने समय से हैं, आपको क्या लगता है कमी कहाँ है, जिम्मेदार कौन है और ये सुधारा कैसे जाएगा? अगर आपको ये सारी बातों पे इंटरेस्ट है तो पॉडकास्ट पे जाइए और समाज की और शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई को देखिए। मिलते हैं सीधे पॉडकास्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में, जहां पे राहुल जी पूछेंगे हमसे प्रश्न भारत की स्थितियों पर कि भारत में युवाओं की क्या स्थिति है। एजुकेशन सिस्टम पे, स्कूल पे, कॉलेज पे, कोचिंग पे, सब पे पूछेगा रे तेरा राहुल। तो सर सबसे पहली बात है कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पे चल रहा है। भारत सुपर पावर। कौन बताता है आपको? पहले मुझे ये बताओ कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पे चल रहा है, ये बताता कौन है? कि ऐसा लगता है जैसे विश्व गुरु का गूगल मैप लगा दिया है, उस पे हम चल रहे हैं और उसमें दिखा रहा है 11 घंटे 9 मिनट बाद हम विश्व गुरु होंगे। ये अफवाह उड़ाई है, खाली ये अफवाह उड़ाई है कि मोदी जी कहीं जा रहे हैं तो वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो उनसे कुछ पूछते हैं और मोदी जी हमें लगता है आप बन गए विश्व गुरु। ऐसे थोड़ी विश्व गुरु बना जाता है यार। भारत विश्व गुरु और सुपर पावर दोनों बनने जा रहा है, लेकिन उसकी नींव ये है कि पूरा दुनिया कह रही है भारत कुछ कर पाएगा, इसलिए क्योंकि भारत के पास यूथ बहुत ज्यादा है, लेकिन वो यूथ तो बेरोजगार है। तो ऐसे बेरोजगार यूथ के साथ कैसे तो सुपर पावर बनेंगे और कैसे विश्व गुरु बनेंगे? सवाल आपसे। ये वही है, जैसे कई बार ना हमारे मोहल्ले में भी ऐसे 1-2 लड़के होते थे जिनका बहुत नाम होता था और ये तो टॉप करेगा इस बार, और पता चलता था कि ले दे के मुश्किल से पास हुए हैं, क्योंकि वो अंदर काम नहीं कर रहे। वही सेम हालत अभी हमारी भी है कि हमारे पास इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज यूथ का है, लेकिन अगर वो यूथ सही ठिकाने पे नहीं लग रहा है, सही काम नहीं कर रहा है, सही दिशा उसे नहीं मिल रही है, सही अपॉर्चुनिटी उसे नहीं मिल रही है, तो कैसे हम
वो देश को आगे लेके जा पाएगा, वो यूथ ही तो देश को आगे लेके जा पाएगा, ना कि मोदी जी या हमारे देश के नेताओं की बड़ी बड़ी बातें खाली कह देने भर से विश्व गुरु बन जाएगा। 2047 में ऐसे कह दिया है कि विकसित हो जाएगा भारत, 2046 में क्यों नहीं, 42 में क्यों नहीं, 40 में क्यों नहीं? इतने लंबे टारगेट कौन लेता है? आप रहोगे नहीं, हम किससे सवाल पूछेंगे? मतलब 2047 में मतलब ये कौन सा टारगेट आपने लिया है कि विकसित भारत होगा? और ऐसे यहाँ पे किसी को भी नहीं पड़ी। मैं नहीं चाहता कि ठीक है आप मत दो विकसित भारत का टारगेट, हमें नहीं पता 2047 में होगा, 50 में होगा, अपने आप हो जाएगा। बट अभी के हालात के हिसाब से जो चीजें दिख रही हैं, जैसे स्कूल आप बंद कर रहे हो। अभी मैं कल एक न्यूज पढ़ रहा था कि उस स्कूल में कोई शिक्षक नहीं है, कोर्ट ने इंटरवीन किया इतने दिनों से। यानी स्कूल आप बंद कर रहे हो, हर 2.5 किलोमीटर में ठेके खोलने हैं आपको, और आप विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हो, विकसित भारत की बात कर रहे हो। पहले लोगों को शिक्षित तो करो। आप बताइए ना कि किस नेता के विजन में ये दिखता है कि भारत में साक्षरता दर कम हो रही है? कोई इस पे बात करता है कि भाई भारत में साक्षरता दर कम है, भारत के लोग शिक्षित कम है, सबको शिक्षा देनी है? किस चुनावी भाषण में ये आया? आपने सुना बिहार में भी चुनाव है कि किसी देश के बड़े नेता ने कहा हो कि हम शिक्षित होने पे फोकस करेंगे, भारत का हर आदमी शिक्षित होगा। हमारा तो फोकस ही नहीं है इस पे, और हम विश्वगुरु मतलब अनपढ़ लोग विश्वगुरु बनेंगे। आगे आने वाले हालात तो और ज्यादा गंभीर होंगे अगर हमने अभी से ध्यान नहीं दिया। इसीलिए मेरे जैसा आदमी हर रोज और ये पॉडकास्ट इंटरव्यू के माध्यम से कोशिश करते हैं कि देश की सरकारों को जगाते रहें कि नॉट फोकस ऑन योर पर्सनल ग्रोथ। ये वो वाले कंपनी है, मैं आपको बता दूं, कुछ फाउंडर नहीं होते जो अपने पे ही फोकस करते हैं और बाद में उनकी कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं और उन्हें दुबई में रहना पड़ता है। ये वो वाली कंपनी चला रहे हैं मोदी जी। तो पर्सनल ग्रोथ से ऊपर आपको देश की ग्रोथ भी रखनी पड़ेगी, आपको फोकस करना पड़ेगा। लोग आज कहते हैं कि मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, तब तो यहाँ देश का बेरोजगार तराई तराई कर रहा है। मुझे को डर लगता है कल को 23 घंटे करने लगे तब क्या होगा। अभी 24 पे इतना बुरा हाल है, अब 24 से ज्यादा घंटे भी नहीं है कि मैं ये उम्मीद करूं कि नहीं आप ज्यादा काम करो, आप ज्यादा काम करो। और देखिए वैसे भी क्या होता है ना कि अगर आप एक कंपनी चलाते हो, एंगल और है हाँ हाँ, शिक्षा तो चलो मिल भी जाएगी, डिग्रियां बट भी जाएगी, वो शिक्षा के बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा ना। नहीं वो शिक्षा ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं। आप जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं मैं तो उसको मान ही नहीं रहा। शिक्षा जो किताबें हमारे पिताजी ने पढ़ी, जो हमने पढ़ी, मैं नहीं मान रहा उसको शिक्षा। मैं कहता हूं कि आप शिक्षा में इनोवेशन लेके आइए, आप शिक्षा में स्किल लर्निंग डालिए। आप सिंगापुर में देखिए 6ठी क्लास में बच्चे को पेचकस प्लास पकड़ा देते हैं कि खोल दो बेटा कुछ भी। तो मैं वही कह रहा हूं कि हमारे एजुकेशन में वो चीज नहीं है, हम वही पुरानी किताबें पढ़ रहे हैं। आज हमारे प्राइवेट स्कूल मतलब राइट टू इक्वल एजुकेशन, पता नहीं मेरी इंग्लिश उतनी ठीक नहीं है, बट मैं ये चाहता हूं कि शिक्षा का समान अवसर कहां मिल रहा है। एक बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में तैयारी कर रहा है, एक बच्चा जो सरकारी स्कूल में तैयारी कर रहा है, क्या हम अपने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तरह नहीं बना सकते? हमने तो यहीं पे हम हर जगह बंटने की ही बात कर रहे हैं। ऑलरेडी हम जातियों में बटे हुए हैं, अब हम धर्म में बंटने की बात कर रहे हैं। अब हम स्कूलों में भी एक बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है वो उसके अंदर हीन भावना आती है, एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है उसमें स्विमिंग पूल भी है, सब कुछ है। तो हम तो शिक्षा भी इक्वल लेवल पे नहीं दे पा रहे हैं, उस पर फोकस नहीं है। आप बताओ कि किसी भाषण में मोदी साहब ने ये कहा हो कि हमने इतने नए स्कूल बना दिए, हमने इतने नए शिक्षक भर्तियां अटकी हुई हैं यहाँ 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आ रही, अनपढ़ लोग शिक्षा पे पॉलिसी बना रहे हैं। भाई साहब कैसे देश विश्वगुरु बनेगा? और यहाँ शिक्षा अगर राजनीति पे कमेंट कर दे तो सबको दिक्कत हो जाती है, तुम शिक्षक हो, शिक्षा पे ध्यान दो, पढ़ाने लिखाने पे ध्यान दो, तुम राजनीति में कैसे घुस रहे हो? और यहाँ अनपढ़ राजनीतिक शिक्षा पे पॉलिसी बना रहे हैं भाई साहब, भले ही वो अपडेट नहीं हो रही और सब पॉलिसी बन नहीं रही। जैसे आपने जो बात बनी बोली थी ना, अभी पॉलिसी बनी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, लागू नहीं हो रही। उसको लागू करने की किसी को जल्दी नहीं है। वही इनको कुछ और जारी करना हो, लागू करना हो तो मोदी जी सिर्फ रात को 8 बजे आते हैं कि कल सुबह से 2000 के नोट बंद हो जाएंगे, कल सुबह जीएसटी 12 से 5, 5 से 12, 18 से 12, 12 से 28 हो जाएगा, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं बटाऊंगा कहीं घटाऊंगा, मैनेज कर लूंगा। ये सब हो जाता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, बस्ते में पड़ी है, झोले में पड़ी है। फिर मोदी जी आएंगे एक दिन कह देंगे कि हम तो फकीर आदमी, किसी झूला लेके चल देंगे, हो गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मैं कह रहा हूँ सर, जो आपने बात कही मैं उस बात से एकदम 100% एग्री हूँ। जैसे एज अ बिजनेस कोच मैं कहता हूँ यार ये बिजनेस के बेसिक हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाने चाहिए, पर बिजनेस पढ़ाते नहीं है, कोई बात नहीं। कोई फाइनेंस का बंदा कहता है फाइनेंस के बेसिक है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाने चाहिए, कोई नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं। आप कहते हो यार भाई टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी, कम्युनिकेशन सिखाओ, कोई सिखाता नहीं है। मतलब डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा? आप सही कह रहे हैं। और फिर पता है फिर इसीलिए कोचिंग इंडस्ट्री जा रही है। तो कोचिंग इंडस्ट्री नहीं होती, कोचिंग्स की जरूरत क्यों होती है? अगर आपने सही से 10th क्लास में गणित पढ़ा दी होती तो आज मुझे एसएससी की
तैयारी में गणित पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इन्होंने, जो बच्चा सीए की तैयारी करता है, जो बच्चा बीकॉम एमकॉम करता है और फिर सीए बन जाता है, अगर इन्होंने उसी में प्रैक्टिकल उसको दिखा दिया होता तो उसको आपके यहाँ इंटर्नशिप नहीं करने की जरूरत पड़ती। समझ रहे हैं? तो यही है कि इनको एजुकेशन सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा। जो आप पुरानी चीजें सिखा रहे हो, हमें खुद लगता है चलो साइन थीटा कॉस थीटा का तो फिर भी इस्तेमाल होता है कि भाई साइन थीटा कॉस थीटा का इस्तेमाल होता है कि मेट्रो बन रही है तो यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा यूज है। ये सब चीजें तो चलो जरूरी है, अगर आप कल को साइंटिस्ट बनेंगे पता तो होता नहीं, इसलिए सिखाना पड़ता है। 10th तक किसी को नहीं पता ना कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, साइंटिस्ट बनना है उसको, डॉक्टर बनना है, क्या बनना है, तो सब सिखाना पड़ता है। लेकिन बाकी की चीजें, जैसे सवाल आ जाएगा कि पाइप ए 10 घंटे में टैंक को भरता है, बी 12 में भरता है, ए खुला छोड़ के चला गया, मतलब इलॉजिकल सवाल पूछ रहे, ए खुला छोड़ के चला गया, पाइप में कचरा आ गया, इस तरीके के सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। तो सिलेबस को अपडेट करने की वास्तव में जरूरत है। तो कई बार ऐसा नहीं लगता कि जानबूझ के अपडेट नहीं कर रहे कि बोले ठीक है यार ज्यादा पढ़ जाएंगे, स्किल आ जाएगी तो रोजगार मांगेंगे, वो तो है नहीं, तो ये बहुत लोगों का ये मानना रहता है मत है, बट मेरा नहीं, क्योंकि ये इतने विजनरी नहीं है। मेरी नजर में इतने विजनरी नहीं है जो ये इतना सोच पाए कि लोग शिक्षित हो जाएंगे फिर इनसे सवाल पूछेंगे। इनको इतनी भी अकल नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं। इनका फोकस नहीं है, क्योंकि देखिए फोकस कितनी जगह हो जाएगा, फोकस हर राज्य में सरकार बनाने पे है कि हर राज्य में हमारी सरकार होगी। मैं तो उसके बाद सोचता हूँ कि उसके बाद क्या होगा। फिर मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि फिर मोदी जी पीओके में जाके प्रचार कर रहे हैं, मतलब हर राज्य में सरकार बन जाएगी, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। एक बारी में तो कह देनी चाहिए, राहुल गांधी को खुद आगे बढ़ के कहना चाहिए कि मोदी जी ऐसा करो, आप एक बार सारे राज्यों में सरकार बना लो और सारे यूटीज में अपने अपने राज्यपाल बिठा लो, देन अब क्या करना है वो बताओ। सरकार का काम ये भी है कि विपक्ष के साथ मिलकर के, आप बताइए ये देश क्या सिर्फ 240 या 245 एमपी से चलेगा तो बेहतर चलेगा, या सारे एमपी कुछ कुछ काम करें तो बेहतर चलेगा? यहां पे क्या हो रहा है, आपको गिने चुने एमपी के तो नाम पता होंगे। आज क्या हो रहा है कि जो एमपी भी बने ना, वो मोदी लहर, मीडिया, पीआर की बदौलत बने। अब जैसे कंगना रनौत चुनाव जीत गई, कभी जीत सकती हैं अपने दम पे? नहीं, उनको तो कन्विंस करना नहीं आता, 1 घंटा ढंग से बोल नहीं सकती, उनको नहीं आता बोलना, इतनी ईगो उनके अंदर है। वो कैसे जीत गई? मोदी जी के नाम पे। तो जब तक हमारे देश की जनता लोगों को मोदी जी के नाम पे जिताती रहेगी तो फिर वो उम्मीद ना रखे, क्योंकि ये देश एक आदमी से नहीं चल सकता। ये देश तभी चलेगा जब 545 के 545 एमपी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। मैंने राहुल जी को जयपुर का एमपी बनाया है, जिताया। मेरी जवाबदेही राहुल जी से कि जयपुर में ये गली गली में गड्ढे क्यों हैं, मैं नहीं जाऊंगा मोदी जी को पूछने, मैं राहुल जी से पूछूंगा कि आप बजट अलॉट कराइए और जयपुर के रोडों को ठीक कराइए। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये है, ये जब जिम्मेदारी बटेगी तभी देश आगे जा पाएगा। हम सोचे मोदी जी सब कुछ कर लेंगे, मोदी जी सब कुछ कर लेंगे, तो नहीं होगा। तो एजुकेशन सिस्टम पे अपन बात कर रहे थे कि भाई ये इंडिया में जो है रट्टा मार प्रणाली होती है कि भाई रट्टा मारो पास हो जाओ, रट्टा मारो पास हो जाओ, स्किल नहीं है। तो चाइना में अगर आगे बढ़ जाए ना, इतनी पॉपुलेशन के बाद भी पे इंडिया में कहते हैं क्यों नहीं मिल रही जो रोजगार, बोले पॉपुलेशन बहुत है, पे चाइना में भी है, वहां कैसे मिल जाती है? बोले वहां स्किल है, उनको हाथ का काम आता है। जैसे भी आपने सिंगापुर का एग्जाम्पल दिया है, वो पेचकस वगैरह कर लेते हैं, सबको हाथ का काम आता है। यहाँ पे इंडिया का मतलब एक यूथ मान लो या सामाजिक मेंटेलिटी मान लो, हाथ का काम करने में शर्म सी चीज आती है। सब चाहते हैं कि यार पढ़ाई लिखाई हो जाए और हमको ऐसे ऑफिस की डेस्क जॉब मिल जाए, एसी में बैठ के काम कर ले। इस चक्कर में रोजगारी है या पेचकस से कुछ ऐसे और मत समझिए, मैं समझ गया। आपने मेरे जैसे पेचकस बोला तो आपके दिमाग में यही आया जो हमारे मोहल्ले में गलियों में नहीं होता, एक जो पुरानी टीवी सही करता है, टॉर्च सही करता है। सब गलती उसमें भी नहीं है, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है आज की डेट में। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि पेचकस उसकी बात नहीं है। पेचकस प्लास से मतलब है कि आप स्किल सिखा दे रहे हो कुछ ना कुछ उनको। वो कंप्यूटर की भी स्किल हो सकती है और भी कुछ तमाम तरीके की चीजें हो सकती हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी में मैं गया था, वहां पे वो बहुत सारी स्किल सिखाते हैं, वहां पे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स है और भी अलग अलग तरीके की चीजें। सर मैं बोल रहा हूँ कि लेबर को, कई वीडियोस हमने देखी है कि वो लेबर को बिल्डिंग बनाना सिखा रहे हैं, कि ऐसे ईंट लगाते हैं, ऐसे वो लगाते हैं, मेसनिंग का जो काम होता है ना बड़ी का, वो सिखा रहे हैं। अपने यहाँ तो बोला ठोक दे, तेरे को जैसे समझ में आता है ठोक दे। तो हर चीज की क्वालिटी में भी इशू है। नहीं देखो, वो तो डेवलप्ड कंट्री, जब आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाओगे तो आप देखोगे होता क्या है कि वहां पे जो पेचकस प्लास लेके इलेक्ट्रिशियन भी आपके घर कुछ करने आया, वो एकदम वेल ड्रेस्ड होगा और आपको उसको प्रॉपर उतना ही सम्मान देना पड़ेगा जितना वो आपको दे रहा है। तो ये चीजें तो जैसे जैसे भारत विकसित भारत की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें ठीक होंगी। हम लोग इलेक्ट्रिशियन को क्या समझते हैं? कुछ भी नहीं समझते। तो हम लोगों को भी अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है कि इलेक्ट्रिशियन, अभी क्या हमारे यहाँ
लोग बहुत ज्यादा हैं, इलेक्ट्रिशियन बहुत है, लेबर बहुत सस्ती है, इसीलिए लोग अफोर्ड भी इजीली कर ले रहे हैं। तो ये चीजें तो धीरे धीरे ठीक होंगी, जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि जो मेंटेलिटी लोगों को देखने की है, वो धीरे धीरे ठीक होगी। बट हर पेचकस प्लास पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रीशियन या लेबर की बात हो रही है। कहने का मतलब है कि इंजीनियरिंग में जब आप जाते हैं, आप इंजीनियर बन के आते हैं, आपको जावा C++ कंप्यूटर में कुछ आया ही नहीं, नेटवर्किंग आपको आई नहीं, तो फिर आपने खाक इंजीनियरिंग की। तो ये जो इंजीनियरिंग की डिग्री जिस कॉलेज ने बांटी, वो किसका था? वो किसी नेताजी का तो नहीं था, क्योंकि यहाँ तो एक एक नेताजी के 80-80 कॉलेज चल रहे हैं। वहां आपने 8 लाख 10 लाख में उनको डिग्री दे दी, आपने अपना प्रॉफिट बना लिया, अब इसको नौकरी कौन देगा? तो भारत में इंजीनियर्स भी हद से ज्यादा प्रोड्यूस किए गए, अब उनको काम नहीं मिल रहा। या तो फिर भारत बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आए, IT सर्विसेज में और नई कंपनियां आए, TCS, इन्फोसिस, विप्रो के अलावा और भी कंपनियां आए, और फिर सरकार की पॉलिसी कुछ ऐसी हो जो इन कंपनियों को सर्वाइवल की दिक्कत ना हो। क्योंकि आपने सुना होगा बहुत सारी कंपनियां भारत में बंद हो गई पिछले कुछ सालों में, कोविड के बाद से वो सरवाइव नहीं कर पाई। तो उसमें सरकार को सहयोग करना चाहिए था। क्या सरकार का सहयोग सिर्फ अडानी और अंबानी को जिंदा रखने के लिए ही है? हमारे देश में मुझे ये बड़ा खराब लगता है कि हमारे देश के बड़े बिजनेसमैन सिर्फ वही बन पाए जो सरकार की नीतियों की वजह से थे। सर यूथ की मन बात कर रहे थे एक चीज की, अभी जब आपने इंजीनियरिंग की बात की, मैं इसके बारे में सब चीज पे सोच रहा था। इंजीनियरिंग में आज की डेट में 4-5 साल लगेंगे, 10-20 लाख लगेंगे, और डिग्री जो मिलेगी, पहली बात तो नौकरी मिलनी मुश्किल है, और मिल गई तो 20-25 हजार की, वो डिग्री का जो पैसे लगे उसकी रकम का ब्याज भी नहीं आया। सेम हो गया डॉक्टर में कि MBA में भी, डॉक्टर में भी अब आपने 10 साल लगाए, 1 करोड़ रुपए खर्च किया, लेनी देनी कुछ नहीं। MBA में भी सेम चीज हो रही है। CA में भी ठीक है, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा है, ROI ठीक ठाक है। तो गवर्नमेंट जॉब हम देख रहे हैं कम कम मिल रही है, भर्तियां कैंसिल हो रही है, पेपर लीक तो बंदा करे तो करे क्या? करे तो करे क्या? मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा मैं आपको बताता हूँ, आज से 15 साल पहले इंजीनियर्स की वैल्यू थी। हूँ। क्यों थी अच्छा साहब वैल्यू इंजीनियर्स की? क्योंकि प्रोडक्ट्स नहीं थे, और प्रोडक्ट्स बनने थे। अब कौन बनाएगा? इंजीनियर्स बनाएगा। एक राजदूत भी बड़ी मुश्किल से मिला करती थी, हेडफोन्स तो हुआ ही नहीं करते थे। तो फिर आया कि यार इंजीनियर्स की जरूरत है। आज प्रोडक्ट इतने बन गए कि अब इंजीनियर्स की उतनी जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? मशीन मेकिंग काम आ गया, मशीन बहुत सारे काम करने लगी, हैंडमेड चीजें महंगी भी पड़ रही थी। फिर आया यार अब ये प्रोडक्ट बेचेंगे कैसे? फिर MBA का दौर आया, कुछ साल बड़ा अच्छा चला MBA, क्योंकि भाई अब सेंटर में बेचना था, सेलिंग सेंटर में थी, तो MBA का दौर आया। अब सेलिंग भी ऑनलाइन हो गई, एडवर्टाइजमेंट भी ऑनलाइन हो गई, तो MBA का भी क्रेज खत्म हुआ। तो ऐसे ऐसे करके अब क्या है, अब AI का दौर आया है। तो जैसे AI का दौर आया, तो भारत उतने अच्छे तरीके से AI पे काम कर नहीं रहा। ऐसा नहीं हुआ कि AI आया तो हमने सिलेबस में झट से AI शामिल कर लिया, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो AI को ले आए। हमारे यहाँ AI के अलग से ट्यूशन, हमारे यहाँ तो कुछ भी नया आता है ना, तो लोग उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी देखने लगते हैं। आपदा में अफसर वाले लोग हैं हमारे यहाँ कि अब AI के ट्यूशन अलग से चल रहे हैं। कोई कॉलेज ऐसा नहीं करेगा कि नहीं उसी फीस में हम आपको AI का ये कोर्स सिखा रहे हैं जो बाहर सिखाया जा रहा है। नहीं, वो क्या करेगा, किसी बाहर वाले कोचिंग सेंटर से कोलैबोरेशन कर लेगा, और दोनों मिलके भाई आधी आधी फीस बांटेंगे, मैं तुझे बच्चे सप्लाई करूंगा, तुम मुझे इसकी आधी फीस देना। ये होता है अपने। तो अब आपने कहा कि डॉक्टर्स के केस में भी क्या हो गया, एक तो क्या है ना कि सोशल मीडिया का दौर है। पहले वो 60-70 हजार सैलरी भी अच्छी लगती थी। अब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि यार उसने अपनी पत्नी को आईफोन गिफ्ट किया, तो अब आपकी पत्नी पीछे पड़ी है, देखो उसने आईफोन गिफ्ट किया। तो अब ये जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, आप यकीन मानिए कि इसके पीछे की सच्चाई 90% फेक है। एक पति पत्नी एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए कमरे में दोनों फोन चला रहे हैं, और जब सेल्फी खिंचाने की बात आएगी तो दोनों हंस के ऐसे खिंचा रहे हैं, ऐसे लगता है कि इनके बीच में बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। पत्नी ने आपके ऐसे हाथ रख दिया हो, या इनकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है, आप इसी से जल बुझ रहे हैं। तो ये जो सोशल मीडिया है ना, इससे भी लोगों में हीन भावना पैदा हुई है कि यार मैं वो नहीं कर पाया। इससे भी लोगों के अंदर डिप्रेशन आया है। ये भी आपके दिमाग का डोपामिन खा रहा है। आज सुबह से शाम तक क्या करता है कि वो रील देख रहा है, तो उसको अपनी बेरोजगारी भी महसूस नहीं हो रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी, और फिर वो उसी को रोजगार मान लेता है कि चल मैं भी 2 रील बनाता हूँ। सरकार की कंट्रोलिंग सोशल मीडिया पे भी होनी चाहिए। आज आप देख रहे होगे एक चीज, आज आप मीडिया वाले से बात करो, किसी एंकर से, कि भाई ये न्यूज क्यों चला रहे हो, कहता यही देखना चाहती है जनता। आप अपने किसी फ्रेंड से बात करना, वो कुछ भी डाल रहा है, वो अपनी पत्नी के साथ करवा चौथ की रील डाल रहा है, उसकी पत्नी ये सब दिखा रहा है। आप उसे पूछे कि अरे यार जनता यही देखना चाहती है, तो और मैं आपसे कहूं कि आपका बच्चा मोबाइल कितनी देर देखता है, तो आप कहेंगे 1 घंटा। मैं कहता हूं बस 1 ही घंटा। अरे दिखाते नहीं है, वो तो पूरे दिन मोबाइल पे बैठा रहता है। यानी जब आपको अपने बच्चे की बारी आती है, तब आप कहते हैं कि मोबाइल देखना चाहता है, लेकिन हम दिखाते नहीं है क्योंकि ये बिगड़ जाएगा। लेकिन जहां दूसरे का बच्चा है, तो हम पूरे दिन उसको वो चीजें दिखा रहे हैं जो वो देखना चाहता है। तो कंटेंट क्रिएटर का भी बहुत बड़ा रोल है, जो लोग आज
एडिक्ट हो गए हैं इंस्टाग्राम के, और भारत सरकार ने भी इस पे कोई कंट्रोलिंग नहीं की, कुछ भी हो रहा है सोशल मीडिया पे हमारे यहाँ इस पे। और और सर एक इसको चीज इसको हमने क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि भाई कुछ भी करो सोशल मीडिया पे डाल। पहले होता था नेकी कर दरिया में डाल, अब ये कि कुछ भी कर सोशल मीडिया पे डाल। आज से 5 साल पहले टाइम मैनेजमेंट या 10 साल पहले टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं थी, सबके पास टाइम था। हमारी आपकी मम्मी ने 4-4 बच्चे पाल दिए, घर के कपड़े भी धुलती थी, सबका खाना भी बनाती थी। बट आज टाइम मैनेजमेंट की जरूरत तब है जब दोनों बच्चों को नैनी पाल रही है और खाना बनाने वाले अलग से लगे हुए हैं, फिर भी आपकी पत्नी के पास टाइम नहीं है। अभी लेकिन मूवी का टिकट दे दो 2 मिनट में चले जाएंगे। आज एवरीवन इज बिजी विदाउट एनी वर्क। वो क्या है, उनकी प्रायोरिटी बदल गई है, इंटरेस्ट का काम देख रहे हैं। मोबाइल में स्क्रॉलिंग करना इतना अच्छा लग रहा है कि पता ही नहीं चल रहा कब 3 घंटे 4 घंटे निकल गए। तो हमने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए जितनी चीजें इजाद की, उन चीजों ने हमारा समय उतना ही लेना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने उनका दुरुपयोग शुरू कर दिया। यही हम मोबाइल के साथ कर रहे हैं। मोबाइल इसलिए था कि चाची खत्म हो गई है, पहुंच जाना टाइम पे कंधा देने, इसीलिए मोबाइल था। लेकिन हमने मोबाइल का अलग तरीके से, आज लोग फोन उठाने में यकीन नहीं कर रहे। पता है हमारे आपके टाइम पे लोग 4-4 घंटे फोन पे बात करते थे, वो फिर भी अच्छा था, प्रोडक्टिविटी था कि आपके पार्टनर तो आपके साथ खुश है। आजकल तो लोग पार्टनर उधर बैठी हुई कोने में, वो अलग रील स्क्रॉल कर रही है, अलग आपस में ही हंस रहे हैं। आप किसी रील देखने वाले की वीडियो बना लीजिए भाई साहब, आपको लगेगा यार ये तो पागल है। लोग उस पे, आप उसको रोड पे बिठा दीजिए, लोग वहां पैसे चढ़ाना चालू कर देंगे उसकी एक्टिंग देख के। इतना आदमी रील में घूम जाता है, मैंने देखा है खुद। तो रील का दौर है, रियलिटी खत्म हो चुकी है। रील ने रियलिटी खत्म कर दी है। खत्म कर दिया बिल्कुल। और सर एक्चुअली उसमें से डिस्टर्बिंग ट्रेंड में बोलूंगा, अभी यूथ से जो कहते हैं ना, आजकल जगह जगह माइक लेके नए नए ब्लॉगर घूम जाते हैं कि बताओ आप क्या करेंगे भविष्य में। हाँ, तो उनका अलग कॉन्फिडेंस है यार, जान ना पहचान मुंह में कैमरा, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस चल रहा है। आप क्या करते हो, आप क्या कमाते हो, लो आपका घर दिखाओ। हाँ। तो उसमें पूछा तो सर्वे ऐसा निकल के आया कि 80% युवा, 80% कह रहा है बड़े होके क्या बनोगे, बोले कंटेंट क्रिएटर। पहले 10 साल पहले पूछ, 20 साल पहले कंटेंट वर्ड तो डिक्शनरी से हटा देना चाहिए। मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है, कंटेंट पे काम किया है हमने। स्पेलिंग ठीक से पता नहीं है, कंटेंट में सी बड़ा होता है कि एन छोटा। कंटेंट क्रिएटर है, मैं कंटेंट करता हूँ, इन्फ्लुएंसर हूं मैं। और कंटेंट पे क्या डाल रखा, खुद की फोटो नाचते हुए। बस ये कंटेंट है भाई साहब। मैं इन्फ्लुएंस कर देता हूं, मैं जिस तरफ चलता हूं दुनिया चलती है, क्योंकि मैं भी भेड़ हूं। मतलब कुछ भी हो रहा है, एकदम कुछ भी हो रहा है, कुछ भी कर रहे हैं लोग। मैं सोशल मीडिया से बहुत दुखी हूं, परेशान हूं एकदम। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि क्रिकेट आज क्रिकेट नहीं रहा है। जो क्रिकेट एक टाइम पे इमोशंस हुआ करता था, वो भी आजकल पूरी तरीके से धंधा बन गया। ये वो दौर है जहां पे लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी पैसा जमा करके रख लेते हैं, आगे पता नहीं क्या होगा, और ये सच बात है। तो भैया ध्यान दो, आप लोग भी अगर देख रहे हो तो सोचो, सबको आप मौका दे रहे हो, आप अपनी जिंदगी में कुछ करो। कब तक ऐसे ही देखते रहोगे हमें, इन्हें और लोगों को? कल को आपको कोई आपके दांत देखने नहीं आएगा, इसीलिए सही रास्ते पे चले जाओ, अभी वक्त है। सच्चाई है ये, सच्चाई। सर अभी आपने एक बात बोली, मेरे एकदम क्लिक करी, मैंने क्वेश्चन उस पर सोचा था पर आपने क्वेश्चन बदल दिया पूरा। ये जो आपने कहा ना कि भाई कोचिंग वाले, जो आपने कहा भाई भाई हो गए कि भाई कोई भी नई चीज आएगी तो स्कूल वाला कहेगा मैं तो नहीं पढ़ा रहा, इसकी कोचिंग कर लो, फिर कोचिंग के पास बच्चे भेज देगा, कोचिंग वाला कमा लेगा। तो ये चीज जो है कि ये जब से कोचिंग कल्चर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोचिंग जो कहते हैं ना कोचिंग माफिया टाइप एंगल, इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बदलने नहीं दे रहे, अपग्रेड नहीं होने दे रहे कि अगर तुमने एजुकेशन सिस्टम अपग्रेड कर दिया, सिलेबस अपग्रेड कर दिया तो दुकानें हमारी नहीं चलेगी, ऐसा कुछ है? इनकी क्या औकात है कि ये सरकार को सिलेबस, और सरकार अगर इनके इन्फ्लुएंस में आके अपडेट नहीं कर रही है तो सरकार बेवकूफ है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग की वजह से, कोचिंग तो मजबूरी है कि बच्चा वो सीख ही नहीं पाता, 10th-12th में उसको वो पढ़ाई नहीं जाता कि वो IIT क्रैक कर सके, तो उसको कोचिंग की जरूरत पड़ती है। हमारे टाइम पे भी ट्यूशन की जरूरत पड़ती थी, बट अभी ये कोचिंग नाम आ गया, अभी ऑनलाइन आ गया। सर स्कूलों ने, ऐसा लगता है मुझे आज की डेट में, पढ़ाना ही बंद कर दिया। अच्छा स्कूल का उसमें काफी हद तक मैं गलती पेरेंट्स की भी मान रहा हूँ। पेरेंट्स जाग रहे हैं तो स्कूल में टीचर नहीं देख रहे और कुछ नहीं देख रहे, गार्डन कितना बड़ा है, बिल्डिंग कितनी ऊंची है, कलर कितना अच्छा है, स्विमिंग पूल है कि नहीं है, घुमाने साल में कहाँ ले जाते हैं, इस बेसिस पे रख देते हैं। लेकिन आज पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रही। राहुल जी, आजकल माँ बाप भी ऐसे हो गए कि उनको भी लगता है, एक हमारे समाज में एक बड़ी गलत बात ये फैल रही है कि पढ़ लिख के कुछ नहीं होगा, पढ़ लिख के कुछ नहीं होगा। देखो अंजलि अरोड़ा कहाँ पहुंच गई, या डॉली की चाय वाला कहाँ पहुंच गया, लोग ये ऐसे कह रहे हैं, बट ये सब टेम्परेरी है। एट द एंड सच्चाई है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको 10th पास करना पड़ेगा। पहले 10th बोर्ड की एक वैल्यू हुआ करती थी, पूरे रिश्तेदारों में पता होता था कि उनके भांजे का बोर्ड है। हाँ
अब नहीं पता, अब वे नहीं है वो 10th में पास होना कोई मायने रखता, कोई 10th में पास हो, कौन सी बड़ी बात कर ले, सब हो रहे हैं, तू हो गया तो क्या हो 10th गया। बोर्ड तो ऐसा था कि मतलब पूरा परिवार अलर्ट पे रहता था। हमने इस 5 साल हमारे बच्चे का बोर्ड है, बोर्ड है, तो मम्मी पापा बहन भाई कोई कहीं चाची जाएगा मोहल्ला, नहीं, कुछ नहीं होगा। तो एजुकेशन की वैल्यू कैसे खत्म हो गई, एजुकेशन प्रमोट नहीं हो रही। मोदी साहब ने भी कभी एजुकेशन प्रमोट नहीं की। वो किसको प्रमोट कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर को, इन्फ्लुएंसर्स को, कि वो इनसे मिलेंगे, लोग ज्यादा देखेंगे, लोग जानेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री को खुद फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ लगी हुई है भाई साहब, कि मेरे फॉलोअर्स विराट कोहली के मुझसे ज्यादा ना निकल जाए। उनको खुद ही इस चीज की होड़ है। अब सोचिए, जिसको हम लोग आदर्श मानते हैं, अगर वही आदमी ये काम करेगा, फॉलोअर्स वाली दौड़ में आएगा, तो फिर बाकी की जनता क्या करेगी। आज छोटे छोटे बच्चे इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना के घूम रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरे फॉलोअर्स बन जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सत्य है। अगर हर घर में ही सब कंटेंट क्रिएटर हो जाएंगे, मम्मी अलग कंटेंट क्रिएटर हैं, भाभी जी अलग कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, सब कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, लोगों के रिश्ते आपस में खत्म हो रहे हैं। एक घर में 7 लोग रह रहे हैं, आपस में बात नहीं कर रहे। इंस्टाग्राम पे बात करते हुए मैंने 2 भाइयों को देखा, इंस्टाग्राम पे एक साथ बैठे हुए। इंस्टाग्राम की इतनी लत है कि पूरे टाइम खुला हुआ है, लोग क्या कर रहे हैं, अब लोग व्हाट्सएप से ज्यादा इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, और पूरे टाइम वही रील। और इंस्टाग्राम इतना चालाक है, वो वही चीज भेज रहा है। जैसे आपका ब्रेकअप हुआ है, आपने एक दर्द वाली रील, उसको पता नहीं कैसे पता लग जाता है कि इसका ब्रेकअप हुआ है, वो आपको और दर्द दे रहा है। वो ऐसी शायरियां पूछेगा, अकेले जीवन ये होता है, कोई किसी का नहीं है, मतलब ये समझ लो ठुकरा आप, के मेरा प्यार इंतकाम वो देगी। वैसी चीजें देख, वो 13वीं कर देगा आपकी इंस्टाग्राम। और आप फिर और दुख में घुसे जा रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है वही, क्योंकि वो आपसे, आपको ऐसा लगता है, इस देश की जनरेशन को ये लग रहा है कि इंस्टाग्राम की हर रील जो वो देख रहा है वो उसी के लिए बनी है, पूरी फिट बैठ रही है, पूरी फिट, और कॉपी कर रहा है वो। अच्छा सर, इंस्टाग्राम ने तो पूरी लगा रखी है लंका, बंद कर देना चाहिए इंस्टाग्राम को यार। अच्छा सर, प्राइवेट स्कूल कल्चर के साथ बात कर रहे थे, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल, पीटीएम में आजकल बुला लेते हैं प्राइवेट स्कूल में। मैं खुद 1-2 बार मेरे बच्ची के में गया, फर्स्ट या सेकंड क्लास में बच्ची है, टीचर हमको कह रही है नहीं इसका थोड़ा सा वैसे, ये तो सब ठीक है, इसके इसमें थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दिलवाओ। मैंने कहा कौन ध्यान दिलवाए, हम तो, हमने तो पढ़ने भेज दिया ना आपके पास, तो तुम्हारे पास पढ़ने भेजा, तो हम तुमको बोले कि बच्चा इस सब्जेक्ट में कमजोर है, तुम इस पे ध्यान दो। वो हमको कह रहे हैं बैठ में कि अरे नहीं नहीं इसका इसमें कमजोर है, आप है ना, आप रिसेप्शन पे बात करके जाना, वो कोचिंग इसकी लगेगी, तो आप इसको, आपको अगर कोचिंग चाहिए तो वहां पे 2-3 है, उनसे बात कर सकते हैं। मैं कहा भाई मैंने यहाँ पढ़ने के पैसे दिए, तू मुझे कह रहा है कि हमसे तो नहीं पढ़ाया जा रहा, कोचिंग के लिए उनके नंबर ले लो, खुला खाता वाला मामला होने लग गया। बिल्कुल सही कह पढ़ाई रहे हो बिल्कुल आप, नहीं कि हो रही। मेरा बच्चा तो अभी फर्स्ट क्लास में नहीं गया, एक प्री नर्सरी में है और एक उससे ऊपर होती है कोई, उसमें उसकी ट्यूशन चल रही है। क्या कर रहा होगा वो ट्यूशन में, आप बताइए। ABCD जबकि लिख रहा है, आप क्या कर? यूरोप चले जाइए, वहां बच्चा कभी घर किताब और बस्ता लेके नहीं जाता, किताबें वहीं स्कूल में ही रखी जाती हैं। वो 8-9 घंटे आएगा, स्कूल में ही सब कुछ पढ़ लेगा और वहीं वो बस्ता रख जाएगा, घर जाके वो बिल्कुल फ्री है। यहाँ हमारा बच्चा 8 किलो का बस्ता भी लटका के जा रहा है, लटका के आ भी रहा है, फिर भी कुछ सीख नहीं रहा, कंधे मजबूत हो रहे हैं उसके। और फीस मनमानी। अच्छा, इन्फ्लेशन 18,000 मंथली फीस, सोचिए 18,000 मंथली फीस है, एबीसीडी पढ़ रहा है। एबीसीडी। मुझे लगता है कि मैं 800 या 900 में 12th पास कर गया था। सरकारी स्कूलों से शुरू से पढ़ा, 25-30 पैसे फीस होती थी। वो तो चलो पढ़ाई का क्रेज था, घर वालों के पास कुछ और नहीं था कि बच्चा करेगा क्या, तो वो पूरे दिन कहते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हमारा थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था तो हम पढ़ लिए। वरना आज के दौर में तो शिक्षा सच में इतनी महंगी है प्राइवेट। हम वैसे कहते हैं कि शिक्षा यहाँ बिजनेस नहीं है। आज मैं एक मॉडल आपके सामने खोलना चाहता हूँ। हमारे देश में एजुकेशन बिजनेस नहीं है। अभी निर्मला सीतारमण, क्या नाम है उनका पूरा, उन्होंने ये कहा था कि एजुकेशन में कहीं बिजनेस, वो जीएसटी नहीं अप्लाई होता 18%। क्यों नहीं होता? क्योंकि एजुकेशन बिजनेस नहीं है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ एजुकेशन बिजनेस कैसे। एजुकेशन आप स्कूल अपने नाम पे नहीं बना सकते राहुल जी, पता है आपको ये बात? नहीं बना सकते। सोसाइटी, आपको उसके लिए सोसाइटी या एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन आप क्या कर सकते हो पता है? आप उस सोसाइटी को अपने स्कूल की जगह रेंट पे दे सकते हो और मनमानी रेंट ले सकते हो। तो ऐसा नहीं कि स्कूल से लोग पैसा नहीं कमा रहे। वही मैंने बताया ना, यहाँ सब कुछ बैकडोर से हो रहा है। हर चीज बैकडोर से पैसा आना है। आपको स्कूल बनाना है, आपने अपनी जमीन जो किसी काम की नहीं थी वहां पे स्कूल को रेंट पे दी, और जो रेंट 2 लाख हो सकता था वो आप 2 करोड़ ले रहे हो पर मंथ। हो गया पैसा वाइट। स्कूल में आया, सोसाइटी ट्रस्ट में आया, ट्रस्ट से आपने ले लिया रेंट के नाम पे। तो इस तरीके से स्कूल भी खूब पैसा कमा रहे हैं। तो सरकार ने इस पे कोई रोक नहीं लगा रखी। सेंटर जो सीबीएसई बोर्ड है वो एफिलिएट तो करता है, बट वो फीस को एफिलिएट नहीं करता। स्कूल वाले अपनी मनमर्जी से फीस ले रहे हैं। किताबें भी आपको वही देंगे। इनका बस चले, किताबें दे रहे हैं। ये किताबों के ऊपर चढ़ाने वाला जो अखबार नहीं होता, वो भी यही देंगे। वो भी यही देंगे। उस चिट जो चिट चुपकेगी नाम की, वो भी यही देंगे। स्कूल ड्रेस यही देंगे, कोट यही देंगे।
इनका बस चले अंडरवियर ये देते हैं भाई साहब आपको, सब कुछ यही देंगे। मोजे तो देते ही हैं, मोजे बताओ, और इनके मोजे जूते से महंगे आते हैं। वो मोजे सब कुछ यही दे रहे हैं। मतलब अरे स्कूल है भाई, हमने शिक्षा पढ़ाने भेजा था और पैसे के रूप में दक्षिणा दी थी। आप तो पूरे बिजनेसमैन बने हुए हैं, हर चीज यही कर रहे हैं। अरे सर, एनुअल फंक्शन करेंगे साल में एक बार, हाँ और वो 500 बच्चों के बीच में आपका बच्चा कोई पेड़ बना के, बादल बना के खड़ा कर रखा है। हाँ तुम बैठे हो 5 घंटे देखने की, अरे कब आएगा कब आएगा। वो 100 बच्चों में कब आया कब गया पता ही नहीं, पता ही उसको नहीं खुद को नहीं पता उसने क्या किया, क्या किया, बिल्कुल। हमको नहीं पता वो कब आया कब गया। और लाओ 3,000 रुपए लाओ, कहाँ बात के, बोले वो बादल बड़ा था उस बात के। बहुत स्कूल, तो मैं यही आपसे यही कहना चाह रहा था कि स्कूल अच्छी शिक्षा दें, सही फीस पे दें। ये सब कंट्रोलिंग किसकी होनी चाहिए? इन सब पे नीतियां कौन बनाएगा? कोई बाहर से आएगा नीतियां बनाने? ट्रम्प आएगा? बनानी तो मोदी जी को ही है। तो शिक्षा पे बात करते हुए उनको दिखानी। बेरोजगारी पे एक बार सुधीर चौधरी ने बात की थी तो उन्होंने कह दिया था कि आपके स्टूडियो के बाहर पकौड़े तल रहा वाला बंदा क्या रोजगार नहीं है? वो रोजगार है, उसे मजदूरी कहते हैं मोदी साहब, पता है आपको? वो कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा कड़ी धूप में खड़े होकर गन्ने का जूस निकाल रहा है जहां उसका खुद का जूस भी निकल रहा है साथ में। ये मजबूरी होती है कि कुछ और करने को नहीं है तो वो ये कर रहा है। आप दिलवा दो उसको कि गन्ने का जूस वो मॉल के अंदर एक दुकान में बेच पा रहा है 600 रुपए का गिलास दुबई की तरह, तब मैं मान लूंगा कि वो रोजगार है। यहाँ एक वही पुराने तेल में तला हुआ समोसा रोज बेचना आप रोजगार कह रहे हो, जिसको खा के भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। सर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपका फेवरेट है, और मुझे आपसे बात करके वो टॉपिक मेरा फेवरेट हो गया, जो आप हमने कहा था ना सपने बेचने की दुकान। मुझे आपने कोचिंग के लिए कहा था कि अरे सपने बेचते हैं, कोई तो कहता है राजा बनाएंगे, कोई कहता है हिम्मत मत हारना। तो ये जो कोचिंग वाला है, जिसके चक्कर में मान लो सरकारी एग्जाम या किसी भी एग्जाम की कोचिंग, IIT JEE, अगर 1 लाख आदमी तैयारी करना चाहता है तो 10 लाख तैयारी कर रहे हैं। जिसको 1000 आदमियों के IAS बनने की इच्छा है, लेकिन 10 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं क्योंकि कोचिंग ने सपने भयंकर बेचती है। तो इस स्कैम के बारे में 2 शब्द आपसे। पहले IIT की किसी को तैयारी करनी है, कंपटीशन बढ़ा कैसे? लोग तो कंपटीशन बढ़ गया है। हाँ। कैसे बढ़ा? इन्हीं की वजह से बढ़ा। एक बच्चा 12th करेगा, उसके बाद IIT की तैयारी करेगा, 1 साल मौका, IIT निकला ठीक, नहीं तो AIEEE या फिर स्टेट के किसी भी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लेगा। इन लोगों को लगा यार 12th करके जो बच्चा आ रहा है वो बहुत आ नहीं रहा कोचिंग में, ऐसा करते हैं 11 से शुरू करते हैं। इन्होंने एक नया पहले नाम रखा था विजया कोर्स, विजय होगी आपकी। कोर्स के नाम ऐसे रखते हैं, विजय, संकल्प। फिर विजेता कोर्स आ गया एक, 11th के बाद होगा। इनको लगा मजा नहीं आ रहा यार, 10th के बाद IIT की तैयारी शुरू करो। ये पहले IIT में चला था, 8th तक ये लोग पहुंच गए थे। इनका अगला टारगेट था कि हम 5th तक पहुंचेंगे और फिर 1st तक। ये मैं आपको इमेजिनेशन में ले जा रहा हूं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। फिर इनका टारगेट था कि हम माँ के पेट से ही बच्चे को ABCD सिखा के लाएंगे, अल्ट्रासाउंड से पढ़ाई कराएंगे, बेटा पढ़ो ABCD, और फिर बताएंगे भी गुप्ता जी का बेटा अभी 3 महीने का A से Z तक सुना रहा है, आपका बेटा बाहर आने वाला है, अभी तक C तक नहीं सुना पा रहा है। फिर माँ चिंताएं कर रही हैं, चिंताओं में जो बच्चे पहले 2.5 किलो के हो रहे थे वो अब 50-50 ग्राम के हो रहे हैं। पर्स में माँ लिए घूम रही है, सोनू नहीं दिख रहा पर्स में। तो इनका टारगेट वो था। अब यही सेम चीज मैं आपको बताता हूं, पता है किस में आ गई? यही सेम चीज आ गई IAS में। आपको पता है तुषार भाई? आपको नहीं पता? 10th क्लास के बाद IAS की तैयारी हो रही है। 10th क्लास के बाद बच्चे को, जब बच्चा ये बात समझने योग्य ही नहीं है कि व्हाट टू डू इन हिज लाइफ, उसको अपनी जिंदगी में करना क्या है, आपने थोप दिया IAS बनेगा। अब 10th के बाद कोचिंग खुल गई कि 10th के बाद हम आपको अपने हॉस्टल में बुलाएंगे, पर मंथ फीस लगी। हॉस्टल में हम सब कुछ देखेंगे कि क्या कर रहा है बच्चा, क्या नहीं कर रहा, देखेंगे कुछ नहीं। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी कि बच्चे को 10th क्लास के बाद आप हमारे पास भेज दो, सब कुछ हम देखेंगे। कुछ नहीं देखना भाई साहब, इनके 30,000 रुपए महीने के सीधे हो रहे हैं और कुछ नहीं है। और ये उसको क्या कह रहे हैं कि 7 साल बाद IAS बनेगा। अब किसको ये वादा याद रहेगा 7 साल बाद वाला? वही मोदी जी 2047 विकसित देश, वैसे ये वाला वादा है कि 7 साल बाद बच्चे का बीच में मन होगा नहीं होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, माँ बाप से उसके बच्चे के सपनों के पैसे ऐंठ लिए। ये चल रहा है। तो कोचिंग ऐसा नहीं है कि कोई दूध की धुली है, सब खराब है। मैं जब पहले किसी कंपनी के साथ पढ़ाता था और पढ़ाने के बाद हमें लोगों ने बोला यार आपको अपना शुरू करना चाहिए, फंडिंग लेकर के हमने भी शुरू किया। जब हमने शुरू किया और मैंने 1 साल के अंदर ये पाया कि यहाँ तो सब कुछ अनएथिकल है।
दिवाली पे कैसे बच्चों को, जब ये बोला जाता था हमें भी इन्वेस्टर के द्वारा कि ये बोलो जाके कि तुम्हारे भले के लिए लिमिटेड सीट है, ये है वो है, हम ये सब कुछ नहीं बोल पाए, हमारा इन्वेस्टर से ही झगड़ा हो गया, हम अलग अलग हो गए कि भाई हमारी आपकी विचारधारा मिलेगी नहीं, हम नहीं कर सकते ये सब काम। तब हमें समझ में आया कि पीछे की कहानी क्या होती है, कि ये सब बोला जाता है कि टीचर जाएगा क्लास में, कितनी फीस है, 3,000, ठीक है भाई 2,500 कर दो इसको, ताकि वो बच्चों को पता चलेगा देखो गुरुजी ने मेरे लिए कुछ किया है। जबकि यहाँ कोई किसी के लिए नहीं कर रहा, सब अपना पेट भर रहे हैं हर तरीके से। गुरुजी सेल्समैन हो गए अभी। हाँ। गुरु नहीं है, सेल्समैन। सेल्समैन हो गए। बेचना गलत नहीं है, इम्पल्सिव बाइंग गलत है, जबरदस्ती बेचना गलत है, लोभ या लालच देकर बेचना गलत है, हर बच्चे को ये कहकर बेचना गलत है कि नहीं तुम्हारा हो जाएगा, ये सब कुछ गलत है, अनइथिकल नहीं होना चाहिए। बाकी आप पढ़ाते हैं, आप गुरु दक्षिणा डिजर्व करते हैं, बच्चा अपने आप ढूंढ के आपसे पैसे दे देगा और पढ़ लेगा। लेकिन उस चीज की हाइप बनाना, पढ़ाई से ज्यादा पीआर के चैनल बनाना कि गुरुजी चप्पल पहन के रिक्शे से उतर रहे हैं, ये सब दिखाना, बिहाइंड द सीन बना करके वो रीच क्रिएट करना, और बच्चे के एक तरफ ये ज्ञान देना कि समय बचाओ, अपना समय सही चीजों में लगाओ, फिर उसे ही गलत चीजें दिखाना, ये सब करके कोचिंग इंडस्ट्री या कहें कोचिंग की डायरेक्शन भी गलत दिशा में चलेगी। लेकिन राहुल जी आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूं कि भगवान का स्क्रीन प्ले बहुत गजब है, वो जिस तरीके से देता है उसी रास्ते से छीन लेता है, जब उसे पता चलता है कि मैंने गलत हाथों में कुछ दिया है तो सब सामने आएगा और आ भी रहा है। जिन जिन लोगों ने गलत किया है, जिन जिन लोगों ने अनैतिकता का पाठ पढ़ा है, वो सब नीचे आएंगे। एक सर आपकी पिछले पॉडकास्ट में एक लाइन थी, आपने कुछ कहा था, मैंने उसको मेरे दिमाग में फ्रेज बना लिया कि ये कोचिंग वाले सपने बेचते हैं, रैंक खरीदते हैं। सही बात है, सपने बेच के रैंक खरीद रहे हैं सब, वही बात तो ये है। रैंक खरीदते हैं, तो ये रैंक खरीदने के पीछे का सिस्टम बताओ। बिकॉज एक्स पार्टी, एक्स इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि हमारे से 200 एक्स नहीं बोलते हैं, कुछ और ले लेते हैं, टी ले लेते हैं, एक्स से थोड़ा होता है, ठीक है, एबीसी बोलते हैं। ए बोल रहा है साहब कि ए बोल रहा है हमारे 200 रैंक, बी बोला हमने 300 सिलेक्शन, सी बोला 500 सिलेक्शन, जोड़ के 1000 हो गए, बोले सिलेक्शन ही 500 हुए। ये कैसे हो जाता है? 1000 आप कम बता रहे हो, मैंने जोड़े थे पिछली बार सारे कोचिंग जितने को मैं जानता था, तो वो लगभग 18-19 हजार हो गए थे, 1100 सिलेक्शन। अब क्या 1100 सिलेक्शन वो और 19,000 लोगों ने कहा अभी हमारे आपको पता होगा कि एक कोचिंग पे 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है इस बात का कि आपने गलत सिलेक्शन दिखाए। ये क्या होता है कि ये स्ट्रेटेजी है, जैसे आप अभी बच्चा समझ नहीं रहा, लेकिन वो आगे आके समझ जाएगा। जैसे क्या होता था जब हम लोग छोटे थे, तो करीना जैसी बोरोप्लस लगाती थी और उसकी स्किन चमक जाती थी, तो मुझे वो बात सच लगती थी और मैंने खूब बोरोप्लस इस्तेमाल की कि मैं भी चमकूंगा। अभी लेकिन समझ में आ गया है कि अभी कार्तिक आर्यन अगर स्केचर का जूता पहनेगा तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, इस जूते में वो बात नहीं है। तो अभी हमें पता चल गया, अभी बच्चों को वो बात नहीं पता, वो देखते हैं कि अच्छा इतने सिलेक्शन हुए इस इंस्टीट्यूट से, तो हमें भी इसी इंस्टीट्यूट में तैयारी करनी चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, बच्चे ने 2-3 साल की मेहनत करके, बच्चे भी कम नहीं है ना, 2-3 साल की मेहनत की, उसके बाद प्री निकाल दिया, 1 साल की मेहनत करी, मेंस निकाल दिया। अब बच्चा कहता है कि जी आई एम द, इन लोगों ने मजबूर किया उसको अनइथिकल बनाने के लिए, उसकी भ्रष्टाचार करने की जो प्रवृत्ति है वो वहीं से डेवलप कर दी इन्होंने। जब उसका मेंस निकल चुका है, लास्ट रह गया इंटरव्यू, ये कहते हैं हम आपसे इंटरव्यू की कोचिंग आप हमसे लो और हम फ्री देंगे और आपको इस बात का पैसा देंगे। बच्चा कहता है यार कोचिंग करने का पैसा मिल रहा है, ये उसको पैसा देते हैं, अपने यहाँ बुला के अच्छे से रखते हैं और फिर इंटरव्यू प्रोग्राम चलाते हैं। अब उसका सिलेक्शन हो गया, इनका रोल कुछ भी नहीं है, इन्होंने तो उसको पैसा दिया, वो तो पहले से सिलेक्ट होना ही था। लेकिन ये नहीं बताते वहां पे कि ये इंटरव्यू इसने हमारे यहाँ लिया था और हमने इसको पैसे दिए थे, ये दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ा था। तो बच्चा क्या सोचता है कि अच्छा इनके यहाँ पढ़ के ये सिलेक्शन हो गया, इसी पे एक कोचिंग पे जुर्माना पड़ा है। तो और बाकी क्या होता है कि कोई रैंक टॉपर से 34, वो किसी से नहीं पढ़ा, कोचिंग वालों को पता चला। तो अब टॉपर्स भी तेज हो गए, वो कनेक्ट करते हैं कि हाँ जी फला कोचिंग से बोल रहे हैं, हाँ कि मैं रैंक 34 हूँ, किसी कोचिंग से नहीं पढ़ा, आप मेरे नाम का इस्तेमाल करना चाहेंगे आप अपनी कोचिंग में, तो क्या आपका बजट है। वो 3-4 कोचिंगों में पता करता है ऑफर, कोई उसको 15 लाख दे रहा है, कोई 20 लाख, कोई उसको 20 लाख दे रहा है, तो उसकी जो भ्रष्टाचार करने की कला है वो वहीं से निपुण हो जाता है। तो ये सब कोचिंग वाले कर रहे हैं। हमने इस पे एक बार वीडियो भी जारी किया था और खूब खिंचाई की थी कि ऐसे टॉपर्स खरीदना गलत है। बिल्कुल, टॉपर्स बिकने को खुद ही तैयार हो रखे हैं ना बाजार में, क्या भाव लगाएगा। नहीं, शुरुआत कोचिंग वालों ने की, शुरुआत कोचिंग वालों ने की, अब टॉपर्स को भी मजा आ रहा है, उनको पैसा मिल रहा है कि भाई एग्जाम की तैयारी का तो वसूली पूरी हो जाएगी पोस्टिंग तो से पहले। तो अभी जैसे कोचिंग्स पे जुर्माना लगा, ऐसे इन बच्चों पे भी जुर्माना लगना चाहिए, तभी शायद ये चीज रुकेगी। जैसे दहेज देना पाप है, दहेज लेना पाप है, नहीं रुक रहा है, लेकिन जब तक नहीं रुकेगा जब तक देना पाप नहीं होगा, देने वाला भी और लेने वाले दोनों। जैसे रिश्वत भी इसीलिए नहीं रुक रही क्योंकि देने और लेने वाले में सिर्फ लेने वाला ही
पकड़ा जाता है। जिस दिन दोनों पकड़े जाने लगेंगे रिश्वत अपने आप रोकने लगेगी। ग्रेट सर। सर अब आते हैं कि ये कुछ जो सेंटर्स थे, जैसे बना दिया कि अगर आप आईआईटी जा रहे हैं तो कोटा आना जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं होता, या आप अगर ये राजेंद्र नगर आओगे या मुखर्जी नगर आओगे तभी आईएएस निकलेगा। ये जो हाइप बना दी, हाइप ट्रू है या फिर नहीं, इसका नहीं, कुछ इकोसिस्टम का अरे वैल्यू कुछ होती है? नहीं, ये खुद आए थे, इनका खुद नहीं निकला जितने मैक्सिमम पढ़ा रहे हैं। ये तो खुद आए थे पहले यहीं, तभी तो ये यहाँ के थोड़ी हैं। जो भी मुखर्जी नगर में कोचिंग पढ़ा रहा है पूछ लो आप, कोई भी यहाँ का है, कोई बिहार का है, कोई हरियाणा का है, कोई राजस्थान का है। ये खुद आए थे तैयारी करने, नहीं निकला तो वहीं पे इन्होंने डेरा जमा लिया। ये वही वाला सिस्टम है, जैसे नहीं ज्योतिषी होता है कि वो आपका जीवन भविष्य बदल सकता है, बता सकता है, और लेकिन खुद उसकी शादी नहीं हो रही। हमारे यहाँ एक ज्योतिषी है, हम सब उस पर बड़ा यकीन करते हैं, वो बड़ी सही सही बातें बताता है कब शादी होगी। उनकी खुद की शादी नहीं हुई, यकीन करिए आप। और ऐसा नहीं कि उन्होंने जानबूझ के नहीं करी, नहीं हुई उनकी, ये भाई साहब गवाह हैं। उन्होंने खूब ट्राई किया और आज भी ट्राई करते रहते हैं। इस ट्राई के चक्कर में कई बार पीटे भी गए, और बड़े ज्योतिषी हैं वो, नॉर्मल नहीं। तो ये वही है कि दूसरे का भविष्य बताते बताते अपना भविष्य बना लिया, चाहे वो कोई भी बाबा हो या कोई भी हो। आपने देखा एक बाबा बड़े फेमस हो रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री साहब, हाँ। बड़े बड़े फेमस बाबा हैं। अभी उनका क्या है, एक बयान उन्होंने दिया पटाखों पे, इतनी घटिया भाषा का इस्तेमाल किया जो कि शोभा नहीं देता। बाद में उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। तो आप सोचिए कि मतलब हमारे देश के बाबा अगर इस तरीके से करेंगे तो कैसे देश आगे जाएगा। मतलब आजकल ये भी मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ, अच्छा स्कोप है, क्योंकि इसमें अभी बहुत कम कंपटीशन है। इसमें सब कुछ नंबर 1 का पैसा है, टैक्स का कोई लोचा नहीं है इसमें, सब कुछ वाइट है। आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं और इसमें स्कोप भी अच्छा है, इसमें कंपटीशन नहीं है अभी। और आजकल इस पे कोई रोक भी नहीं है कि आपको क्या बोलना है, क्योंकि सब उलूल जुलूल बोल रहे हैं, उतना आप भी बोल लेंगे। हाँ, उतना तो आप भी बोल लेंगे। और कुछ नहीं हुआ तो रील वायरल होगी तो उससे इनकम हो जाएगी यूट्यूब पे। हाँ, चैनल हाँ, बना लेना। बिल्कुल बिल्कुल, चैनल सब हर बाबा का चैनल है। मतलब संत बाबाओं के चैनल है, 4-4 कैमरे वाले बाबाओं के साथ चल रहे, 5-5 चल रहे हैं, सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है बाबा की। और सोचो ऐसे बाबा भी जो जादू भी करते हैं, जादू भी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। और देखिए ना, जो ये कहते हैं कि हम बता देंगे कल को क्या होने वाला है, हाँ। वो सब कुछ। एक बाबा जी है, वो कहते हैं मैं बता दूंगा कल क्या होने वाला है। तो बोले बताओ, बोले कल बताऊंगा। कल क्या होने वाला है और कल बताऊंगा। सुने, ये आपको मैं ये भगवान राम को भी नहीं पता था। भगवान राम ने भी अपने जीवन से यही बताया कि जिंदगी संभावनाओं का ही गेम है, अनिश्चितताओं का ही गेम है, कि पता ही नहीं होगा कि कल क्या होगा। यही तो सस्पेंस है लाइफ का। तो भगवान ने ये नहीं किया, ये सब उनसे भी ऊपर निकल गए। आप बताइए, पूरी रामायण हमने देखी है, उसमें कहीं ऐसा भगवान राम ने नहीं दिखाया है जहां पे वो कोई जादू दिखा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। अगर ऐसा होता तो हनुमान जी को संजीवनी लेने के लिए पर्वत पे नहीं जाना पड़ता, वो वहीं पे उठवा लेते उस संजीवनी को। सर अभी बात करते हैं आपके सेक्टर की, जैसे आपने बात कही कि एडटेक कंपनीज वगैरह वर्किंग कर रही है। एक टाइम था जब इनका बोल बाला था कि भाई साहब एडटेक अगर आपने खोल, वो था ना पहले 2002 के टाइम पे .com बूम, कि कोई भी कंपनी में .com है तो भैया वो वैल्यूएबल। तो अभी कोरोना के टाइम पे ये आ गया था कि भैया अगर आपका एडटेक है तो ये बताओ वैल्यूएशन, भाव जो भाव बोलो, 20 बिलियन 22 बिलियन वैल्यूएशन। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन अब कोरोना खत्म हुआ, लोग बाग बाहर आए, वो सारे कई लोग बंद हो गए, कई लोग बिक गए, कई लोग खत्म हो गए, कई लोग इंडिया से ही निकल गए। तो ऐसा एडटेक इंडस्ट्री में एकदम से बूम आके अब सब कुछ खत्म हो गया, ले दे के 1-2 कंपनियां हैं जो बची है। तो ये क्या इस पे पूरी एडटेक इंडस्ट्री पे क्या आपका टेक है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। देखो आप ऐसे समझो, एक कोचिंग है बाबूजी की मुखर्जी नगर में, ठीक और है। 1000 बच्चे उसमें पढ़ते हैं। पटना से भी बच्चा आ रहा है और इलाहाबाद से भी बच्चा आ रहा है, 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं। बाबूजी को भ्रम हुआ कि मेरा तो बड़ा नाम है, इन्होंने एक पटना में भी खोल दी, और एक इन्होंने इलाहाबाद में भी खोल दी, एक इन्होंने बनारस में भी खोल दी। इन्वेस्टर को बोला देखो यहाँ 1000 बच्चा आ रहा है, अब 1000 7 सेंटर से आएगा, 7000 हो गया। अबे 1000 वही था जो सब जगह से आ रहा था, ठीक है, 1000 सब जगह नहीं आएगा। अब ये भ्रम 3-4 साल में टूट गया कि ऐसा होगा नहीं। इन लोगों ने यही विजन इन्वेस्टर को दिखाया कि एक कोचिंग थी कि हम आईआईटी में ऐसा कर रहे हैं, हम नीट खोल देंगे, हम 12वीं के बाद ही बच्चे को उठा लेंगे। अरे बच्चे की तो विजन 2047 बता दिया इन्होंने विजन 2047 इतना लंबा दिखा दिया, तो उस विजन की पोल खुल गई। इन्होंने दिखाया कि अभी हम 100 करोड़ कर रहे हैं, अगले साल 200 करोड़, अगले साल 400 करोड़, डबल हुआ 3 बार, अब हम ऐसा ही होता चला जाएगा। अरे नहीं, एक टाइम पे तो जाके रुकेगा ना। ये वाली बात थी। और वैसे भी क्या होता है राहुल जी, 3-4-5 साल बाद हर चीज मरती है। मोहब्बत भी 4 साल बाद मरती है, किसी से नफरत है तो वो भी 4 साल बाद मर जाती है। अपडेशन बहुत जरूरी है। तो जो कंपनियां अपडेट कर पाई वो जिंदा है अभी भी। जिन्होंने थोड़ा थोड़ा बदला,
अपने आप में बदलाव लाए, जमाने को समझते हुए जो कंपनियां आगे चली, उनको पता था कि यूट्यूब से ही एडटेक चल सकता है, वो आज भी चल रही है, आईपीओ ला रही है। जो नहीं समझ पाई, जमाने के हिसाब से नहीं चल पाई, तो खत्म हो गई। खत्म नोकिया भी हुई एक टाइम पे। नोकिया हाथ में पकड़ना बहुत बड़ी बात होती थी, जैसे आज आईफोन है। लेकिन नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया। जहां लोगों को एंड्रॉयड ज्यादा यूजर फ्रेंडली लग रहा था, वहां नोकिया विंडोज पे अटका रहा, नहीं लाया एंड्रॉयड, तो खत्म हो गया। सैमसंग आगे निकल गया, नहीं तो सैमसंग तो बहुत पीछे था नोकिया से। तो अपडेट अगर आप नहीं करोगे तो खत्म हो जाओगे। 3-4 साल बाद हर चीज मरती है। ये हमारा सीधा फंडा है, क्योंकि अति होती है और अति के बाद अंत होता है। तो उस वक्त जो आपको फेल हुई उसमें क्या आपको मुख्य कारण लगता है कि ये 2-3 कारण थे जिनसे नहीं चल पाई? हाँ, मतलब एजुकेशन एक इमोशन था, आपने उसको प्योर बिजनेस बना दिया। टीचर्स को ये टारगेट नहीं है कि आपको कितना अच्छा पढ़ाना है, कितने सिलेक्शन आने चाहिए, बल्कि इन्होंने कह दिया कि टीचर्स सिलेक्शन तो हम खरीद लेंगे, तुम तो बेचने पे ध्यान दो। तो बच्चे ब्रांड तो उस चीज से खरीदेंगे कनेक्ट नहीं कर पाए। और ऐसा नहीं है, और बाकी लोग जो ऐसे थे जो इमोशंस दिखाते रहे, भले ही नकली थे, नकली इमोशंस थे, वो चल रहे हैं आज भी, चला गए अच्छा करके। मतलब जहाँ इमोशनल गेम है वो चल रहा है, और जहाँ इमोशनल कट हो गया वहाँ जी जी जी, गेम ओवर हो गया। अभी बहुत सारे, मैं एक किसी यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, उस बंदे ने बड़ी अच्छी बात कही थी। वो कह रहा था कि आप लोग कोर्स बेचो, सिंपल, आप हीरो मत बनो। यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, कोई गरीबी बेच रहा है, कोई इमोशंस बेच रहा है, ये सब मत बेचो, आप कोर्स बेचो, उतना ही ठीक है। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया, लोग ये दिखाने लगते हैं अरे तुम सेलेक्ट हो जाओगे तो तुम्हारी गाड़ी पे भारत सरकार लिख जाएगा, जबकि ये सब एकदम अफवाहें हैं। कोई भी सरकारी नौकरी में सेलेक्ट होने के बाद आप अपनी पर्सनल कार पे भारत सरकार नहीं लिखवा सकते हैं। लेकिन ये सब दिखा के इमोशन, बच्चों को लगता है यार ऐसा होगा, आपकी गाड़ी अलग से दिखेगी, ये सब करके लोगों ने बच्चों का बेवकूफ किया है। बिना मतलब का मोटिवेशन भरा है। इसको मोटिवेशन कहते हैं कि मैं आज आप देखोगे, ऐसा शायद ही कोई ऐसा शिक्षक होगा यूट्यूब पे जो पढ़ा रहा है जिसकी इंस्टाग्राम या ट्विटर की बायो में मोटिवेटर ना लिखा हो। मोटिवेटर पहले से हैं ये। सर एक मोटिवेटर पे तो मेरा एक सवाल है, लेकिन ये आपने जो बात बोली ना एकदम सही है कि मैं जैसे मान लो मैं प्राइवेट काम करने वाला आदमी हूँ, अब मेरे को मोबाइल पे अगर कोई बंदा आईएएस की कोचिंग पढ़ा रहा है, तो जो आईएएस के बच्चे पढ़ रहे हैं शायद वो देख ले, या आईएएस की जिन्होंने कभी कोचिंग ली थी वो देख लें। आइडली मेरे पास वो रील आनी नहीं चाहिए। मैं मान लो मैं कॉमर्स का आदमी हूँ, मुझे क्यों दिखा रहे हो? साइंस के आदमी को क्यों दिखा रहे हो? कि आम आदमी गृहिणी को क्यों दिखा रहे हो? लेकिन ये सारी रील आई, तो जब मेरे पास एक रील आई मेरे को अच्छी लगी, बढ़िया है, और देखो और देखो, वो दिखा, मुझे लगा भाई ये आदमी की 1 घंटे की वीडियो देख रहा हूँ, ये पढ़ा कब? ये तो क्लास में खड़ा है ना, ये क्लास में खड़ा है, सामने बच्चे, जितनों की रील आपके पास आई हैं वो सब कोई भी नहीं पढ़ा रहा है। वो कोई भी पढ़ा ही नहीं रहा है, यार, वो पढ़ा नहीं रहा है। वो बस यही ज्ञान दे रहे हैं कि आपको पढ़ना है, पढ़ने से होगा। तो पढ़ा सब बता रहे हैं बस कि पढ़ने से होगा, पढ़ने से होगा, पढ़ना आपने खुद ही पड़ेगा। मैंने बताया ना कि ये इतने इतने नोट्स दे देते हैं, तो इनके सिलेबस 18 महीने में खत्म हो रहे हैं। आप बताओ, अगर मैं आपको आज से पढ़ाना शुरू करूं, साइंस भी ये कहती है कि हमारे दिमाग में 6 महीने तक की बातें याद रहती हैं, यानी 6 महीने में किसी भी एग्जाम के लिए आपको सिलेबस खत्म करना पड़ेगा 6 से 7 महीने में, ताकि दिमाग में रहे और आप इंप्लीमेंट कर दें। बट ये 1.5 साल पढ़ा रहे हैं, बच्चा पीछे का भूलता जा रहा है। फिर ये कह रहे हैं कि अब ऐसा करो, तुम री कोचिंग ले लो, दूसरे बैच में एडमिशन ले लो। वो बच्चा उस साइकिल में फंसता चला जा रहा है। आप इतने नोट्स देके कहते हो इससे बाहर कुछ नहीं है, मतलब ये नोट्स और इन सब चीजों पे भी ठीक काम नहीं कर रहे जो कोचिंग का सच में काम होना चाहिए। तो इसलिए सब खत्म हो रहे हैं। आप देखना आगे आने वाले वक्त में आप जिनकी भी बातें कर रहे हो या लोग जिनको भी सोच रहे हैं वो सब खत्म होने। सर अभी जब ये मोटिवेशनल स्पीकर पे ही बात करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर नई इंडस्ट्री नहीं बन गई आज की डेट में कि जो भी किसी ने किसी फील्ड में कुछ उखाड़ा है, नहीं उखाड़ा है, अरे भारत की 140 करोड़ जनता बस ये कह रही यू कैन डू, वो यू तुम ही तो करो ना। करो तो सही, करे तो सही। कोई यू कैन डू, हर आदमी कह रहा है यू कैन डू, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, करेगा कौन? कर कोई नहीं रहा। वही वाली बात है। दिन में 3 घंटे एक्शन के थे, तो 3.25 घंटे मोटिवेशन ले ली, 15 मिनट में क्या करे, रेस्ट कर लिया। मोटिवेशन ये टेम्परेरी होता है, इंस्पिरेशन ठीक है कि कोई टीचर अपनी कहानी से ये बता दे कि देखिए मैंने भी संघर्ष किया था और उस दौरान ये फील आया था कि मुश्किल होता है, और ये संघर्ष से ही हम मजबूत बने और फिर आगे बढ़े। एंटीबॉडीज बन जाती हैं। जैसे बच्चे कई बार पूछते हैं सर ब्रेकअप हो गया, अब तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम बता देते हैं कि देखो जब पहली बार ब्रेकअप होता है तो उसके बाद ब्रेकअप से लड़ने की एंटीबॉडीज बन जाती हैं। दोबारा होगा तो आप लड़ पाओगे, पहली बार में ही ये मुश्किलें हैं। जैसे कोविड में हुआ, लोग कहते थे जिसको एक बार कोविड हो गया अब दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। तो जब पहली बार कोई भी बीमारी आती है उससे लड़ने की क्षमता आदमी के अंदर तभी आती है। इतना आपने बता दिया। अब आप क्या कर रहे हैं कि पूरे टाइम उसको मोटिवेशन या इसी तरीके की बातें बता रहे हैं, और वो उनको सुनना अच्छा भी लग रहा है बच्चे को पढ़ाई से ज्यादा। ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता था कि बच्चा मजबूरी में बैठ के पढ़ता था। ऑनलाइन में क्या है कि उसको पढ़ाने के लिए थोड़ा इंगेजमेंट
बनानी पड़ती है क्लास में, लेकिन उसका बैलेंस रहना तो जरूरी है कि 70% पढ़ाई, 30% बाकी चीजें। हो क्या रहा है, 90% मोटिवेशन एंटरटेनमेंट, 10% पढ़ाई उसमें कहीं खो गई है, मिल ही नहीं रही है वो। एक वो ये भी था, वही कोई रील एक दो ऐसी भी आई थी, मैंने कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया, ठोको लाइक। हाँ, मैंने इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट बनाया, अब मुझे 2-10 हजार लाइक, ये मजा आ गया, 2-20 हजार ये लाइक। आप बताओ, ये आदमी कह गलत रहा है नहीं ये है? क्या हो रहा है ये, आप बिल्कुल नहीं। और पता है मैं क्या क्या होता कर है, रहा है, लाइक खेल आज रहा है क्या? टीचर, आज आप देखोगे किसी पे बर्थडे गिफ्ट बच्चों को लेके आते हैं, बिगेस्ट गिफ्ट। बिगेस्ट तो ये समझ लो महीने में 3 आ रहे हैं बिगेस्ट। बिगेस्ट खुद परेशान है कि कौन सा बिगेस्ट है। तो बिगेस्ट गिफ्ट भारत के इतिहास में पहली बार हाँ। फोमो क्रिएट करेंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बच्चे को लगता है यार मैं आता हूं, चलो देखता हूं क्या है। बर्थडे गिफ्ट पे क्या होगा कि ये अपना 700 का कोर्स 500 में दे रहे हैं, इनकी किताब सस्ती हो रही है, फायदा इन्हीं का है, लेकिन ये क्या दिखा रहे हैं बच्चे को गिफ्ट। फिर उसमें क्या कहेंगे, आते ही हम आ गए, अब 5,000 लड़के जुड़ जाएंगे, मैं तभी बताऊंगा। और लड़के भी पता नहीं कैसे लड़के जोड़ने में लग जाते हैं, जिसके खुद के तार किसी से जुड़े नहीं, जुड़े तो टूट गए, वो बेचारे लड़के जोड़ रहा है। यार गुरुजी कुछ बताएंगे, 10 लड़के जोड़ो, 5,000 जब तक नहीं होंगे तब तक नहीं बताएंगे। और अभी तो क्या है कि खरीदने का सिस्टम हो गया। मैंने कहा था ना कि जिसकी छत पे गेहूं सूख रहे होते हैं उसी को लोग उधार देते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि ये वॉचिंग भी आप परचेज कर सकते हैं, कि आप वॉचिंग परचेज कर लीजिए, फेक वॉचिंग जिसको बोलते हैं। बच्चे को लगता है इसको 10,000 देख रहे हैं, कुछ तो बात होगी, भले उसमें वास्तविक 2,000 ही देख रहे हैं। तो इस तरीके से एक चैनल खरीद लो आप, सब्सक्राइबर कम का, और फिर उसको ग्रो करो, तो बच्चों को लगता है यार इसके तो इतने सब्सक्राइबर हैं। तो ये सब करके, ये सब तो गलत है ना। एक शिक्षक अगर ये कर रहा है तो शिक्षक किस पढ़ा बात, कब रहा है वो? शिक्षक तो नहीं, और शिक्षक तो इथिकल होना चाहिए था ना। अगर शिक्षक ही अनैतिक है तो क्या नैतिकता का ज्ञान देगा, बताइए। आप सोचो, ये कोचिंग्स पे जो जुर्माना पड़ रहा है, आपको पता है आईएएस में एक 4th पेपर होता है जिसमें इथिक्स पढ़ाया जाता है। तो जो लोग सोचे इथिक्स पढ़ा रहे हैं, नैतिकता का ज्ञान दे रहे हैं, इंटीग्रिटी बता रहे हैं, एप्टीट्यूड सिखा रहे हैं, वही लोग ये सब कर रहे हैं कि गलत सिलेक्शन दिखा करके और बच्चों को लुभा रहे हैं। आईएएस एथिक्स पे पढ़ा रहा था, बुक ले रहा था, और वो जो बुक लिखी जिसने, हाँ, और ethics जिसने की बुक लिखी थी उसने। बुक लिखी थी इथिक्स पे, और उसी में उसने 10 करोड़ की घूस ली है, बताओ। अभिनय जी, अपन ने बात की बच्चों के डिस्ट्रक्शन के बारे में, कि सोशल मीडिया बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, बच्चों को इनसे दूर रहना चाहिए। पर एक और चीज है जो डिस्ट्रैक्ट और करती है, वो है भाई साहब रिलेशनशिप, क्योंकि भैया उम्र ही ऐसी है। तो 2 सजेशन आपकी तरफ से उनकी तरफ, कि भैया ये सोशल मीडिया से तो रहना ही रहना है, ये इस चीज के प्रति भी कुछ क्या विचार है इसमें? नहीं, मेरा विचार तो ये है कि अगर आप कैरियर में अच्छा करना चाहते हैं तो आपको इससे दूर रहना चाहिए। मतलब ये कहने की बात है कि हर सक्सेस के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और हर अनसक्सेसफुल के पीछे भी एक महिला का ही हाथ होता है, क्योंकि रिलेशनशिप सक्सेसफुल होना बड़ा मुश्किल है। शुरुआत में सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है, जब तक प्रेम रहता है तब तक चीजें बड़ी सही चलती हैं, या तो आप उसी दौर में सफल हो गए तो ठीक है। लेकिन वो जैसे ही फिर मोह में बदलती हैं चीजें, तो फिर बेड़ियां जकड़ जाती हैं पैर में। मोह प्रेम की अति है, जहां मैं चाहता हूं कि हर चीज अब मेरे हिसाब से हो। प्रेम और मोह में यही अंतर है। प्रेम कहता है कि मैं चाहता हूं तुम आओ, लेकिन तुम तब आना जब तुम चाहो। मोह कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं चाहता हूं तुम आओ, तुम्हारा मन है या नहीं है। वो जो स्थिति जब पैदा हो जाती है ना मोह की, तब फिर आदमी पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर ना वो पढ़ाई में मन लगा सकता है, ना वो अपने बिजनेस में मन लगा सकता है। तो वो जब स्टेज आ जाती है, तो ये हमें लगता है कि यार अभी जवानी सुलग रही है, 20 गज के कमरे में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपने कैरियर बना लिया तो ये जवानी वापस लौट के भी आ सकती है। लेकिन अगर आप अभी इस जवानी को ठिकाने पे लगाने में लग गए, तो फिर शायद आपका कैरियर या जो बची हुई उम्र है वो बेकार बीतेगी। तो मैं तो यही सलाह देता हूं कि आप मत कूदिए। लेकिन अगर आप कूद गए, ऐसा बता ना कि कूद गए, बहुत सारे कूद गए, अब क्या करें, अब परेशान चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक चीज कहता हूं कि जिंदगी में सिर्फ इसी रिलेशनशिप में ही नहीं, या लाइफ पार्टनरशिप में ही नहीं, हर चीज में यू टर्न मुश्किल होता है। या हम जब सोचते हैं तब यू टर्न नहीं मिलता। आप 2 पार्टनर है, मैं और मैं, आज बिजनेस में हम में आनाकानी हो गई, ऐसा नहीं कि आज अलग हो जाएंगे। हमें अपने रास्ते धीरे धीरे करके अलग करने पड़ेंगे, और वही अलगाव सक्सेसफुल होता है। तो आपको यहां भी वही दिमाग लगाना है कि आप एक झटके में अलग नहीं हो सकते। आपको सोचना है कि जैसे नहीं होता, रोड पे अपन चल रहे हैं, पता चला यार गलत कट ले लिया, अब ऐसा नहीं कि मैं जहां खड़ा हूं वहीं से यू टर्न ले लूंगा, पुलिस पकड़ लेगी, नहीं, मुझे और थोड़ा सा रॉन्ग चलना पड़ता है कि यू टर्न मिलेगा कहां। तो ऐसे ही लाइफ में भी है कि आपको थोड़ा सा और गलत चलना पड़ेगा, फिर आपको यू टर्न मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप सही आदमी के साथ नहीं है, आपकी लाइफ
अच्छी नहीं चल रही है तो यू टर्न लेने में कोई बुराई नहीं है। हमारे दिमाग में ये चीज हावी होने लगती है। मैंने मलाइका से पूछा था तो उसके दिमाग में भी यही थी कि 5वें-6वें साल से ये लगने लगा था कि नहीं यार अब तो 5 साल हो गए रिलेशनशिप को, इस चक्कर में कमबख्त 10 साल हो गए और ये 10 हो गए तो इस चक्कर में 15 साल हो गए, फिर बाद में अलग हुए। तो उससे अच्छा है कि वो 15 साल बाद अलग होके एक नया पार्टनर ढूंढना, हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं है कि उसे अर्जुन मिल जाए। ये भी तो बात है ना। तो क्या है कि इससे अच्छा है कि आप पहले ही यू टर्न ले लें, रास्ता बदल लें अपना। और सर एक और चीज, इसमें कई लोग ऐसे कहते हैं कि कई बार पार्टनर भी हमें मोटिवेट कर देता है, जैसे 12th फेल है ना, कि वो तो लड़की मिली इसलिए मोटिवेट हो गया, तो कई बार लड़के मोटिवेट भी कर देती है, पार्टनर से मोटिवेशन भी मिलता है, तो उसमें क्या कहेंगे? अपवाद देखिए हर जगह होते हैं, ये सब अपवाद ही हैं, वरना मैक्सिमम रिलेशनशिप फेल्योर ही है। मैक्सिमम उसकी बहुत सारी वजह भी है कि जब आप कैरियर बनाने के दौर में होते हो तो आपको घर वालों का सपोर्ट नहीं मिलता है, आप अपनी मनमर्जी से कहीं जा नहीं सकते, तो रिलेशनशिप उस दौर में पैसे की तंगी है, को चला पाना मुश्किल होता है। ऑलरेडी लाइफ में बहुत चैलेंज है, आपने एक चैलेंज और अलग से ले रखा है। और प्रेम पता है अति का नाम है, और प्रेम वही निभा सकता है जो सब कुछ छोड़ सकता है। तो प्रेम निभाना आसान नहीं है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई। और उसका मन है कि आप इस वक्त उसके साथ एक कॉफी साझा करो, समझ रहे? और आपका उस वक्त पढ़ाई है, आपको मौक देना है, तो उस कॉस्ट पे रिलेशनशिप नहीं चल सकता है। फिर आप उसको कहें कि कंप्रोमाइज कर रहे हैं आप अपने रिश्ते को, तो वो वैसे ही नहीं चलेगा। तो मुश्किल होता है, क्योंकि प्रेम में तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। प्रेम है ही अति, जो सब कुछ, माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं दिखेगा आपको प्रेम में, जब आप प्रेम में जाएंगे तो। और सर अगर ऐसे प्रेम में कोई व्यक्ति है और उसके बाद से किसी कारण से अलगाव हो गया एक पार्टनर की तरफ से, फिर वो आदमी ब्रेकअप के बाद उस गम में चला जाता है, तो अगर कोई दिल टूटा आशिक भी देख रहा हो जो उस मूड में हो कि भाई साहब तो दिल टूट गया, आप क्या करें, तो उसके के लिए क्या कहेंगे आप? वो कैसे हर चीज हमारे हाथ में तो है नहीं, हम अपनी कोशिश कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को इस बात का भी अफसोस होता है कि यार मैं प्रेम में उस हद तक चला गया। जनरली ऐसे केसेस में जब आप बता रहे हैं तो क्या होता है ना, लड़का हर कुछ करने की कोशिश करता है, उसकी मौसी की लड़की से लेकर के उसके बुआ के लड़के तक सबको कॉल करता है। उसको लगता है कि शायद वो ऐसा करके लड़की को कन्विंस कर लेगा, हर कोशिश करता है, और बाद में उसको अफसोस होता है यार ये गलत कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ भी गलत नहीं किया उसने। मोहब्बत में जब तक जलील होके वापस नहीं आएगा ना, तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी। मोहब्बत की अंतिम कड़ी जलालत ही है, जलालत के बाद ही शांति मिलती है कि यार अब ठीक है तुम चली गई। तो लड़कों के केस में ये होता है, लड़कियां जल्दी मूव ऑन कर लेती हैं। लड़की अगर अभी एक्चुअली क्या है ना कि लड़की जब जाती है ना, उससे 7 महीने पहले 8 महीने पहले मेंटली जा चुकी होती है, इसलिए हमें लगता है कि उसने 4 महीने बाद जाके शादी कर ली। वो 4 नहीं, आप 7 वो भी जोड़ो जिनमें आप परेशान चल रहे थे। लड़के के साथ क्या होता है कि वो इस चीज को नहीं समझ पाता है, और वो जब वो जाती है ना तो उसको फिर इस चीज को डाइजेस्ट करने में, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है ना, ऐसे समझ लीजिए आप, नेचर ने ना अलग अलग बनाया लड़के लड़कियों को। लड़के को शुरुआत में वो पैम्परिंग वाला प्यार नहीं होता, लड़की शुरुआत से ही करती है। लड़की को हर एक छोटी छोटी चीज बड़ी अच्छी लगती है, लड़के को देर से होता है। लड़के को जब तक होता है तब तक लड़की का मर चुका होता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं इतना कर चुकी हूं इसके लिए, अभी भी। अब लड़के का होना शुरू हुआ, अब क्या दिक्कत है, अब लड़के को लगता है कि यार जब मैं इसको नहीं कर रहा था तब ये इतनी अच्छी थी, इतना कुछ मेरा ध्यान रखती थी, अब लड़की ने बंद कर दिया है। तो लड़के को ये जो गैप है ना, ये मार डालता है कि यार पहले तो तुम ऐसी थी, पहले तुम हर चीज देखती थी, हर चीज ऐसा करती थी वैसा करती थी, अब तुम ये नहीं कर रही हो। और इसी बीच अलगाव हो जाता है। यही वो स्टेज है जब सब खत्म हो जाता है। तो ये सबके जीवन में होता है, बस ये होता है कि साथ चलने की खुशी में हम ये भूल जाते हैं कि अकेले लौटना पड़ेगा तो कैसा होगा। तो उसके लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए, एंटीबॉडी डेवलप कर लो, एंटीबॉडी डेवलप कर तैयार लो, हो जाओ, 2 कहानियां सुन लो किसी की ब्रेकअप की। बिल्कुल बिल्कुल, सबके जीवन में होता है, ऐसा कोई नहीं है जिसका दिल ना टूटा हो, सबका टूटा है। तुम किस खेत की मूली हो, अरबाज खान को मलाइका ने छोड़ा है, और जो है दीपिका पादुकोण को रणबीर कपूर ने छोड़ा है। तो तुम भी कुछ ऐसा नहीं है कि तुम ये सोचते हो कि बस मूव ऑन के लिए मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया, वो ये सॉल्यूशन है। जैसे एक बेरोजगार का ब्रेकअप हुआ, तो अब अगर वो नौकरी ले लेता है तो मूव ऑन कर जाएगा। यानी एक बेरोजगार के लिए एक स्टेप अप जाना मूव ऑन कर देता है। ऐसे ही अब कोई नौकरी में ऑलरेडी है, उसका ब्रेकअप हुआ है, तो उसको या तो प्रमोशन मिल जाए या कोई और अच्छी नौकरी मिल जाए, वो मूव ऑन करा देगी। तो एक अप स्टेप जाना पड़ता है मूव ऑन के लिए, किसी भी चीज के मूव ऑन के लिए।
मान लो किसी का ब्रेकअप हुआ, नॉर्मली एक कंटेंट क्रिएटर था, उसने दूसरे डायरेक्शन में काम किया, फटाफट से बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए, मूव ऑन हो जाएगा। तो मूव ऑन में सहारा लगता है। और जिनको नहीं समझाता वो बॉडी बना लेते हैं जिम जाके, हाँ, ठुकरा वो के भी एक मेरा तरीका काम। होता है कि फिर आप बॉडी जिम चले जाते हो और जिम में एक्सरसाइज करते हो, डोपामिन बनता है, कॉन्फिडेंस आता है जब बॉडी ठीक बनती है। तो ये सब रास्ते हैं, बट हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खुलता है। और ये भी सत्य है कि प्रेम जीवन में कई बार हो सकता है। वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत बातें होती है, कोई कहता है काम पे इतना ध्यान लगाओ, काम ही जीवन है, मजे तो करते रहना। कई लोग कहते हैं भी दोनों चीज का बैलेंस करना जरूरी है। इस पे बहुत डिस्प्यूट है, आपकी राय क्या है वर्क लाइफ बैलेंस पे, कि 100% हसल 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 जिंदगी आराम से जिएंगे या दोनों जीना साथ में? नहीं नहीं, जिंदगी मेरा तो आराम से जीने पे ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि एक ही जिंदगी मिली है। इतने सारे डायलॉग भी हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जीने के हैं 4 दिन। तो उन 4 दिनों की तलाश में ही मैं तो रहता हूँ, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि एक सेकंड खूबसूरत हो सकती है, एक घंटा खूबसूरत हो सकता है, एक दिन खूबसूरत हो सकता है, एक पल खूबसूरत हो सकते हैं। पूरी जिंदगी किसी की भी खूबसूरत नहीं होती, उसमें से कुछ कुछ पल चुनने पड़ते हैं खूबसूरत वाले। तो मैं उसी तलाश में रहता हूँ। जिंदगी जीने पे मेरा फोकस पहले रहता है, वर्क सेकेंडरी है। ठीक है। सेकेंड चीज आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो बात होती है कि कभी कभी काम का, चीजों का, परिस्थितियों का स्ट्रेस आ जाता है। तो ऐसे टाइम पे आप खुद को कैसे संभालते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, आपका स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म क्या है? और कई बार तो मैं आपके केस में तो आप 4 स्ट्रेस उठाई और लाते हैं कि चल हाँ। जिंदगी में स्ट्रेस नहीं है, लेके आता है। सही कह रहे हैं, जिसको मुहावरे में कहते हैं पड़ी लकड़ी बड़ी ले ले। लकड़ी लेना। तो वो मैं बहुत करता हूँ, ये आपने बिल्कुल सही तो कहा है। स्ट्रेस कैसे संभालते हैं? दुनिया कहती है जो है वो नहीं संभल रहा, लेकिन आप मुझे मेरे में तो उठा उठा के लाता हूँ। आदत पड़ गई है, मतलब मुझे, मैं आदत डाल चुका हूँ। मुझे मतलब बहुत स्ट्रेस झेलने की क्षमता है मेरे अंदर। तो मैंने क्षमता डेवलप कर ली है, जैसे वो एंटीबॉडीज वाला आपने बोला, वो वाली डेवलप हो गई है। क्या आप तो handle है? परेशानियां देख के, हाँ, अब फर्क नहीं अब तो पड़ता नहीं होता। आती तो बुरा लगता है कि अरे सुने सुने ही जा रहे हाँ, हो। फर्क नहीं पड़ता वैसे। ठीक है सर, मैं कुछ टीचर्स के नाम ले रहा हूँ, इनको आप 1 वर्ड में, आपको इनको सुनते ही पहला वर्ड आपके दिमाग में क्या आता है वो आपको बोलना है। अलक पांडे जी। गुड बिजनेसमैन। खान सर। गरीबों की मसीहा। विकास दिव्य कीर्ति जी। गुड स्पीकर। अवध ओझा जी। करंट पॉलिटिशियन। अब तक का आपको क्या लगता है बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन रहे? बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो अभी बन ही नहीं पाया, नहीं तो भारत की तस्वीर बहुत बदल सकती थी। अभी इंतजार है इस चीज का। आपको क्या लगता है किसको बनना चाहिए? कोई है आपको व्यक्ति दिखता है जिसमें दम है कि ये बनेगा तो अच्छा करेगा? मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को एजुकेशन मिनिस्टर, अगर आप नेताओं की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे नेताओं के बीच में कोई नाम बताना है, तो बनाया जा सकता है। और अगर आप नेताओं से अलग हटके बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है चेतन भगत ठीक है। पॉलिटिक्स आपकी रूमर है कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसा नहीं कुछ? नहीं नहीं, अभी तक कोई भी प्लान नहीं है। अभी तक कोई भी प्लान नहीं है। ठीक है, अगर आपको एजुकेशन मिनिस्टर बनाते तो आप क्या चेंज करेंगे? मैं पूरी एजुकेशन पॉलिसी को 360 डिग्री बदल दूंगा। उसके अंदर इनोवेशन, स्किल लर्निंग, सब कुछ। मैं टॉप 5 डेवलप्ड कंट्री से एजुकेशन सिस्टम उठाऊंगा और भारत में इंप्लीमेंट करूंगा। तो सर फाइनली अभिनय जी, ये सेकंड पॉडकास्ट था और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जैसा ना कि हर साल, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, मुझे लगता है हर 12 महीने में आपसे एक पॉडकास्ट होना चाहिए, क्योंकि इतनी आपसे इन्फॉर्मेशन और इतनी चीजें हैं। आपसे मिलके मजा आया। एकदम मजा आ गया, और लोगों को भी मजा आएगा जो देखेंगे। और हमने हंसते हुए बातें जरूर की है, लेकिन यही सिखाने की कोशिश की है, सच बताने की कोशिश की है, वास्तविकता से रूबरू कराया है, ये बताया है कि रील जीवन नहीं है। आप भी वास्तविकता में आओ। आजकल लोग वास्तविकता से बहुत परे चले गए हैं। उनको लगता है कि शायद आईफोन हाथ में ले लेने से खुशी आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, सबके पिताजी ये कहते थे, हमारे पिताजी भी कहा करते थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। बचपन में आप देख लीजिए ना कि एक नया बस्ता जब हम खरीद के लाते थे, वो खुशी दे देता था, जो आज नया फोन नहीं दे रहा है। तो हमारी खुशी कहीं खो गई है। हम में से किसी के पास भी आधा घंटे कुछ भी ना करने का वक्त नहीं है। आज हम वॉशरूम जा रहे हैं तो हमारे हाथ में फोन है, हम खाना खा रहे हैं तो वही सेम फोन फिर हमारे हाथ में। जो महिलाएं गंदगी और हाइजीन का ज्ञान देती हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, वो भी उसी फोन को वॉशरूम में लेके जा रही हैं, उसी फोन को खाना खाते वक्त यूज कर रही हैं। तो मतलब हम इतने फोन के आदी हो गए हैं कि हमारा माइंड खुशी तो भूल गया है। हमारी खुशी फोन में है। होता क्या है, क्योंकि फोन क्षणिक खुशी दे देता है, वो तुरंत डोपामिन रिलीज कर देता है, तो हम उस क्षणिक खुशी के पीछे भाग गए। आज हम किताबें पढ़ना भूल गए। आज हमें किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि जो फोन है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए हमें किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं आता। तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए, वरना आप ये समझ लीजिए कि जिस दिन आपका दिमाग पूरी तरीके से सोशल मीडिया और मोबाइल का गुलाम हो जाएगा, उस वक्त आपको ऐश्वर्या राय के साथ भी, मैं वो वाली ऐश्वर्या राय की बात नहीं कर रहा हूं, मालदीव पे अच्छा नहीं लगेगा। पता है, अगर मन ठीक नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और मन ठीक है तो 4 दोस्तों के साथ
आप नुक्कड़ पे चाय भी पी रहे हैं तो मजा आ जाएगा। जैसे मन ठीक से, मेरा मतलब था राहुल जी, आपने देखा होगा हम सबको यहाँ 5 घंटे हो गए लेकिन वक्त का पता नहीं चला। हमने कोई मोबाइल नहीं उठाया, मैंने भी नहीं उठाया, आपने भी नहीं उठाया। 5 घंटे, ये बहुत बड़ी बात है आज के दौर में। इतनी देर बिना मोबाइल के आप भूल जाओ कि दुनिया में हो क्या रहा है। लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए योगा मेडिटेशन जरूर करें। 15 से 20 मिनट अपने दिमाग और आत्मा के लिए जरूर निकालें, क्योंकि आज के दौर में हम ना ठीक से पानी पीते हैं, ना हम ठीक से सांसें लेते हैं। हम सांस लेना भी हमारे लिए भारी लगने लगा है। अगर जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी ना हो तो लोग सांस भी ना ले। हाँ, इसको भी कष्ट समझना एक है। स्टार्टअप आ जाएगा, आपके लिए सांस हम लेंगे हम लेंगे 50% डिस्काउंट पे। वही बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, हवा बिकेगी, वो पानी बिक रहा है। पहले किसी ने नहीं सोचा था पानी बिकेगा, लेकिन पानी बिका, हवा भी बिकेगी और बिकी ऑक्सीजन रही है, है। और ऑक्सीजन बार है दिल्ली हाँ, में। आज घरों में जो एयर फिल्टर लग रहे हैं वो महंगे महंगे खूब हवाई बिक रही है एक तरीके से। तो भाई खुद पे ध्यान देंगे, मन को ठीक रखना सबसे जरूरी है। आप ये मान लीजिए कि अगर नौकरी से ही खुशी आएगी तो तमाम नौकरी वाले दुखी हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि AIR 3 थी, DM साहब थे, बिहार से आकर के गाजियाबाद में सुसाइड किया। अगर सफल होने से खुशी आती है तो सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं करते। ऐसा नहीं है, ये मेंटल स्टेट का गेम है। वरना कोई रिक्शा वाला कभी नहीं मुस्कुराता। मेहनत करेंगे, पसीना निकलेगा, दिमाग ठीक होगा तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, प्रेजेंट में जीना है। तो आज वो कोई हम में से प्रेजेंट में नहीं जी रहा। वो तभी संभव है जब हमारा दिमाग ठीक होगा। दिमाग को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। योगा करें, प्राणायाम करें। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू थैंक यू वेरी मच।